हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द रिवीजन क्लास ऑफ द चैप्टर डायरेक्टर। और बड़े सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि सर प्लीज़ डायरेक्टर की रिवीजन अपलोड कर दीजिए बट आई वाज बिट बिजी इन रिकॉर्डिंग अमेंडमेंट क्लासेस। यू नो दैट अमेंडमेंट क्लासेस पहले प्रायोरिटी है क्योंकि वो ज़रूरी है। और दैट इज़ रिवीजन क्लास डेफिनेटली नाउ आई फाउंड सम टाइम, दैट्स वाई वी आर रिकॉर्डिंग नाउ, राइट। तो डायरेक्टर के ऊपर अब हम बात करेंगे। और बच्चों, डायरेक्टर तकरीबन तकरीबन आप मान के चलें 2 महीने लगते हैं। ये एक टॉपिक ख़त्म कराने में तकरीबन तकरीबन 2 सवा 2 महीने लग जाते हैं, ईजिली लग जाते हैं। वेरी वेरी बिग चैप्टर, टेक्निकल चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, प्रैक्टिकल लाइफ एंड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है अप टू 40 मार्क्स। मैंने लिखा है अप टू 40 मार्क्स। इज़ दैट ओके विद यू? 40 नंबर तक का आने की उम्मीद है पेपर में। ज़रूरी नहीं 40 नंबर का आए, आने को 1 नंबर का ना आए, लेकिन मैं कहता हूँ कि 40 मार्क्स तक आप मान के चलिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे पहले बात करते हैं, दैट इज़ नाउ वी स्टार्टिंग विद द मीनिंग। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के मीनिंग के लिए दो बातें हैं, दैट इज़ सेक्शन 2 क्लोज 34 डील्स विद डायरेक्टर, सेक्शन 2 क्लोज 10 डील विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो एक डील करता है डायरेक्टर से, एक डील करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। देन आई वुड से दैट, फाइनली आई वुड से दैट डायरेक्टर का मतलब क्या दे रखा है। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। जो बोर्ड पर अपॉइंट है वही डायरेक्टर है। जो बोर्ड पर अपॉइंट है, जो कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंट है, वही डायरेक्टर है। एंड दैट इज तो फिर अगर हम डायरेक्टर की डेफिनेशन बोलती है कि डायरेक्टर इज अ पर्सन हु अपॉइंटेड टू द बोर्ड, तो बेटर है बोर्ड की डेफिनेशन पढ़ ली जाए। तो जब हम बोर्ड की डेफिनेशन पढ़ने गए तो बोर्ड की डेफिनेशन 2 क्लोज 10 में लिखी थी, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर विल कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड। तो दोनों डेफिनेशन अजीबोगरीब हैं। और दोनों डेफिनेशन दैट इज़, ये वही मतलब हो गया दैट मेरा घर का है आपके घर के सामने, आपका घर का है मेरे घर के सामने, और मतलब दोनों का पता ही नहीं है। तो डेफिनेटली लॉ मेकर ने डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी है, डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। जो बोर्ड पर अपॉइंट है वो डायरेक्टर है। और बोर्ड क्या है, सारे डायरेक्टर को मिला दो तो वो बोर्ड है। तो सर यहाँ पर अब डेफिनेशन सही तरीके से दी नहीं है, और जब डेफिनेशन सही तरीके से नहीं दे रखी होती तो हमें कुछ करना पड़ता है। तो लिखिए, अब ध्यान से देखिए, हम ड्राइव करते हैं डेफिनेशन को। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड, अपॉइंटेड टू द बोर्ड। एक शब्द यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है अपॉइंटेड। यानी एक चीज़ क्लियर है, डायरेक्टर वही होगा जो अपॉइंट होगा। डायरेक्टर वही होगा जो अपॉइंट होगा, जो अपॉइंट नहीं है वो डायरेक्टर नहीं है। तो एक सवाल है, डायरेक्टर वही है जो अपॉइंट होगा, क्योंकि डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। तो सर जब कोई पर्सन अपॉइंट होगा वो डायरेक्टर माना जाएगा। तो सवाल है कि दैट इज, अब अपॉइंटमेंट का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले लिखिएगा, कंपनीज एक्ट बोलता है फॉर द अपॉइंटमेंट रेजुलेशन शैल बी पास्ड। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर आप डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आपको रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। और रेजुलेशन कौन सा पास करना पड़ेगा, या तो शेयर होल्डर अपॉइंट कर रहे हैं तो OR पास करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो BR पास करना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग गिवन। दूसरा, दैट इज कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जो डायरेक्टर है उसे अपनी कंसेंट देनी चाहिए कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने को तैयार हूँ। एंड डायरेक्टर शैल एज्यूम द ऑफिस, और वो जो डायरेक्टर है जो अपॉइंट हुआ है उसे अपना ऑफिस एज्यूम भी करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली 3 कंडीशन जब सेटिस्फाइड होती है तो उसी को बोला जाता है अपॉइंटमेंट। यानी कोई भी व्यक्ति को अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, उस डायरेक्टर की कंसेंट होनी चाहिए, हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट होने के बाद उसे अपना ऑफिस भी एज्यूम करना पड़ेगा कंपनी में जाके। व्हेन यू सेटिस्फाई 3 कंडीशन तो बोला जाएगा यू have been appointed, and if you have been appointed to the board you will be treated as director। अच्छा, रेजुलेशन पास करेंगे, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये डायरेक्टर की डेफिनेशन को समझाने में आधा घंटा लगता है सर, लेकिन रिवीजन में अगेन आई वुड से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो मैं सारी चीज़ें आपको कंसोलिडेट करके जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। तो डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। 3 कंडीशन अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी है। 3 कंडीशन तभी डायरेक्टर अपॉइंटेड माना जाएगा ऑन द बोर्ड, और जो अपॉइंटेड है वही डायरेक्टर है। और इस तरीके से जब तुम सारे डायरेक्टर अपॉइंट कर दोगे इट विल बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो दैट इज अ डेफिनेशन दैट आई हैव ड्राइव्ड विद द वर्ड अपॉइंटेड। द लॉ मेकर हैज नॉट डिफाइंड इन अ राइट मैनर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर।
एनीवेज डायरेक्टर की जरूरत क्या है, तो आई वुड से व्हाट इज द नीड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी खुद काम नहीं कर सकती, इसलिए डायरेक्टर का होना जरूरी है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर आपने पढ़ा हुआ है बचपन में दैट ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। लॉ की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे कि कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए, ऑफिस में कम से कम 1 डायरेक्टर चाहिए। तो दैट इज लॉ की भी रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर होना जरूरी है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 165 पहला सेक्शन ले रहे हैं और फटाफट लिखना शुरू करें। सेक्शन 165 क्या बोलता है, मैक्सिमम एक बंदा मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। तो लॉ मेकर ने साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, और 20 कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, लेकिन डोरमेंट कंपनी एक्सक्लूड है। यानी अगर आप चाहें तो 20 कंपनी से ज़्यादा भी डायरेक्टर बन सकते हैं, 21वीं कंपनी डोरमेंट कंपनी हो सकती है। और याद रखिएगा उस 20 कंपनी में मैक्सिमम 10 कंपनी क्या हो सकती हैं, मैक्सिमम 10 कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती हैं। यानी अगर मैं बोलूँ मैं अनूप जैन मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ, 20 कंपनी, लेकिन 20 कंपनी में से 10 कंपनी मैक्सिमम पब्लिक कंपनी हो सकती हैं, एंड जो रिमेनिंग बची ये मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती हैं, और जो रिमेनिंग बची दैट वुड बी द प्राइवेट कंपनी। तो इसको याद रखिएगा, मैं मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं, लेकिन उन 20 में से मैक्सिमम 10 पब्लिक हो सकती हैं। और कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी, ध्यान से देखिएगा, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग और सब्सी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो वो इस लिमिट के लिए पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर दियर। और क्या कंपनी, अब एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, मैं अनूप जैन इस कंपनी में डायरेक्टर बन गया, तो बताओ मैं कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ, एज पर द लॉ 20। लेकिन इस कंपनी के शेयर होल्डर बोलते हैं हमें ऐसे डायरेक्टर चाहिए ही नहीं जो 20 कंपनी में डायरेक्टर है, क्योंकि वो हमारी कंपनी पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो कंपनी के एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर स्पेशल रेजुलेशन पास करके लिमिट तय कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर 5 कंपनी से ज़्यादा का डायरेक्टर ना बने। दैट इज अ पावर गिवन टू द शेयर होल्डर। तो देखो मेंबर्स में स्पेसिफाई लेसर लिमिट ऑफ बाय पासिंग द स्पेशल रेजुलेशन फॉर द डायरेक्टर, वो अपने डायरेक्टर के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। वैसे तो लॉ बोलता है कि तू 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, बट हम शेयर होल्डर्स एसआर पास करके कह रहे हैं कि तू अगर हमारी कंपनी में रहना चाहता है तो तू 5 कंपनी से या 6 कंपनी या 10 कंपनी से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 165। सेक्शन 166 द ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुछ ड्यूटीज़ हैं, एंड दैट इज पहली ड्यूटी है एक्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एक्ट इन अ गुड फेथ, हाँ जी, गुड फेथ में काम करना है आपको। दैट इज द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर। रीजनेबल केयर, जो भी काम करें ध्यान से करें, रीजनेबल केयर के साथ करें। अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश ना करें। नॉट असाइन हिज ऑफिस। सेक्शन 166 में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्लोज ई पे बनेगा और किसी पे नहीं बनेगा सर। नॉट असाइन हिज ऑफिस, कोई भी डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता। एक पॉइंट, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, इसकी बोर्ड मीटिंग हो रही है, इसमें एक डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड होनी चाहिए, डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। क्या डायरेक्टर बोल सकता है अपने पियोन को कि आज मेरा मन नहीं है और तू मेरे बिहाफ पे बोर्ड मीटिंग अटेंड कर ले? नो सर, अ डायरेक्टर कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस। एक क्वेश्चन है, क्या शेयर होल्डर कैन अपॉइंट प्रॉक्सी? यस। कैन अ डायरेक्टर अपॉइंट प्रॉक्सी? नो। अगर कोई आपसे पूछे वाई अ डायरेक्टर कैन नॉट अपॉइंट प्रॉक्सी, तो आंसर इज बिकॉज अ डायरेक्टर कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस। एक डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता। दैट इज अ बिग रीजन, आई वुड से दैट इज द बिग रीजन कि हम बोलते हैं कि डायरेक्टर प्रॉक्सी भी अपॉइंट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 166 नथिंग। Now the most important part we are coming with. The most important part I am coming with, that is section 164 read with section 167। सर ये 2 सेक्शन आई एम टेलिंग यू क्या गजब है, और इतनी एनालिसिस इस सेक्शन पे की जा सकती है, मैं क्या बताऊँ अब यहाँ पे। 4 से 5 घंटे, रेदर 2 सेक्शन है, 102 सेक्शन है आई वुड से, दैट इज, तो कम से कम मान के चलो 5 से 6 घंटे लगते हैं। 5 से 6 घंटे एनालिसिस कर सकते हैं, फिर भी एनालिसिस खत्म ना हो। इन 2 सेक्शन में इतना दम है, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन 2 सेक्शन पे पूछे जा सकते हैं। और अब ध्यान से सुनिए, मैंने दोनों सेक्शन को आपके सामने यहीं पे उतार दिया है, यहीं पे लिख दिया है सब कुछ, और इसको ध्यान से समझा रहा हूँ मैं, ध्यान एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए सेक्शन 164 इज ऑल अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन, ये समझने की चीज़ है, डिस्क्वालिफिकेशन। और सेक्शन 167 इज ऑल अबाउट वैकेशन ऑफ ऑफिस। पहले तो ये समझ लो 164 किससे डील करता है। 164 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, 167 डील विद द वैकेशन ऑफ डायरेक्टर। देखो सी
डिस्क्वालिफिकेशन और वैकेशन में क्या फ़र्क होता है? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। मान लो एक जगह पियोन की नौकरी लगी है, मतलब पियोन की नौकरी निकली है, कहीं सरकारी विभाग में पियोन की नौकरी निकली है, और वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि जो बंदा अंधा है, ब्लाइंड है, वो पियोन नहीं बन सकता। अब देखो ध्यान से, अब आप मुझे बताओ, एक बंदा अंधा है, इज ही क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड टू बिकम पियन? ही इज डिस्क्वालिफाइड। ऐसी कंडीशन जो जॉब के लिए चाहिए ही चाहिए, दैट इज, और वो आपके पास नहीं है, तो हम बोलेंगे यू आर डिस्क्वालिफाइड। अब एक बंदे की आंखें हैं, वो ब्लाइंड नहीं है, क्या वो पियोन बन सकता है? वो पियोन बन सकता है। अब वो पियोन बन गया, लेकिन पियोन बनने के बाद वो ब्लाइंड हो गया, तो फिर लॉ मेकर कहता है अब आपको अपना ऑफिस वैकेट कर दोगे। तो सर ऐसी कंडीशन जो आप इनिशियल लेवल पे फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर। और वो डिस्क्वालिफिकेशन अगर आपके पास अंदर नहीं थी, लेकिन आप डायरेक्टर बन गए, और डायरेक्टर बनने के बाद वही डिस्क्वालिफिकेशन अंदर आ गई आपके, तो फिर यू विल वैकेट द ऑफिस। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्वालिफिकेशन एंड वैकेशन। दोनों सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे, दोनों सेक्शन को एक साथ समझेंगे है क्या। ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 164, ध्यान से लिसन केयरफुली। 164 दो पार्ट में डिवाइड है, 164 सबसेक्शन 1 एंड 164 सबसेक्शन 2। दो सबसेक्शन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 164 सबसेक्शन 1, 164 सबसेक्शन 2। कुछ ऐसी कमियां जो डायरेक्टर में खुद में है, तो 164 सबसेक्शन 1 में लिखिए पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन। कुछ ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन जो डायरेक्टर में, मैं जो बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन जो डायरेक्टर के अंदर खुद है, डायरेक्टर की वजह से है, अपनी वजह से है। तो कुछ ऐसी चीजें जो डायरेक्टर अपनी वजह से है, अपनी पर्सनल वजह से है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन। और कुछ ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन है जो डायरेक्टर में नहीं है, लेकिन जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है, उस कंपनी ने कुछ गलत किया है। 164 सबसेक्शन 2 को मैं बोलता हूं करे कोई भरे कोई, मतलब यहां पर 164 सबसेक्शन 2 में कंपनी ने कुछ गलत किया है, और कंपनी की गलत चीज की वजह से उसके डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो रहा है टू बिकम डायरेक्टर। 164 सबसेक्शन 1 में कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया, खुद डायरेक्टर ने कुछ ऐसा गलत कर दिया है, या डायरेक्टर्स के साथ खुद पर्सनली कुछ ऐसा हो गया पर्सनल लेवल पर कि वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब आप बोलेंगे सर इतनी कहानी सुना दी, मतलब क्या? देखो सर 164 सबसेक्शन 1 ये सारी हैं पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप इसके अंदर फॉल करोगे तो आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। सबसे पहले सर, अगर आप अनसाउंड माइंड हो, सर आपका दिमाग खराब हो गया है, सर आप अनसाउंड माइंड हो, आप इडियट हो, आप लुनैटिक हो, आप पागल हो गए हो, तो एक पागल बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। सोच के देखिए सर, एक पागल आदमी अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर डायरेक्टर शामिल हो जाए, सपोज जैसे वो गजनी में आमिर खान था, पागल ही तो था, लुनैटिक था, इडियट था। आप मुझे बताओ, अगर ऐसा व्यक्ति, सोच के देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा है, डायरेक्टर्स में बैठा है, बोर्ड मीटिंग में बैठा है, पता नहीं कब दौरा पड़ेगा उसे, और पता नहीं कब सारे डायरेक्टर को पीट के भगा देगा। सोचने वाली बात। अनसाउंड माइंड जो डायरेक्टर है सर, वो डायरेक्टर, अनसाउंड माइंड जो पर्सन है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो सर ध्यान से सुनिएगा, जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि तू इंसॉल्वेंट है, जिसका खुद का दिवाला निकल गया, वो उसको हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। पॉइंट सी, अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसने खुद ने एप्लीकेशन लगा दिया कि भैया मेरे को इंसॉल्वेंट कर दो, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। डी, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर मोरल टर्पिट्यूड। सर एक शब्द यहां पे यूज हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब क्या? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अनएथिकल एक्ट किया है। मोरल टर्पिट्यूड आप बोल सकते हो दैट इज चरित्रहीन व्यक्ति। मॉरल टर्पिट्यूड आप बोल सकते हो कैरेक्टर ढीला है थोड़ा सा। तो सर ऐसा व्यक्ति जिसने कोई मॉरल टर्पिट्यूड किया है, जिसने मॉरल एथिक्स से गिर के कुछ काम किया है, ऐसा व्यक्ति को अगर, अच्छा सिर्फ मॉरल टर्पिट्यूड करने से कुछ नहीं होगा, ध्यान से सुन लो, मॉरल टर्पिट्यूड करने से कुछ नहीं हो रहा होगा। अगर आपने कुछ अनएथिकल एक्ट किया है लेकिन उसके लिए आपको सजा नहीं मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर आपने अनएथिकल एक्ट किया और आपको सजा भी दे दी कोर्ट ने, कितने महीने की? 6 महीने या उससे ज्यादा की, तो सर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप मुझे बताओ क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर लूज है, लूज कैरेक्टर पर्सन कैन नॉट बिकम अ गुड डायरेक्टर इन द कंपनी? तो दैट इज समथिंग आई वुड से दैट इज अ सिंपल। तो कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, और मॉरल टर्पिट्यूड आई वुड से दैट इज मॉरल अनएथिकल एक्ट की उसने किया है और उसे 6 महीने या उससे ज़्यादा की सजा हो गई है, तो वो व्यक्ति जिसने मॉरल टर्पिट्यूड किया और 6 महीने की सजा हो गई, वो व्यक्ति कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, कभी भी, मतलब जिंदगी भर के लिए नहीं बन सकता। नहीं सर,
नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉमेकर कहता है जब उसे सज़ा मिलेगी, जब वो जेल के पीछे जाएगा, सज़ा सब कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। तो डेफिनेटली वो डायरेक्टर, जब से उसे सज़ा मिलेगी और जब तक उसकी सज़ा ख़त्म होगी तब तक तो वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। और सज़ा ख़त्म होने के अगले 5 साल तक, कितने साल तक? अगले 5 साल तक भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। यानी एक व्यक्ति ने अगर मोरल टर्पिट्यूड कर दिया और उसे 6 महीने की सज़ा हो गई, तो इन दैट वेरी केस जब तक उसकी सज़ा ख़त्म नहीं होती और उसके बाद भी अगले 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर सज़ा 7 साल की हो गई, देखो अगर सजा 6 महीने की हुई तो आप डायरेक्टर कब तक नहीं बन सकते? अगले 5 साल तक। लेकिन अगर सजा 7 साल की हो गई तो लाइफ टाइम बैन है, आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ध्यान से समझने वाली बात है, अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते कुछ टाइम के, और कोर्ट की ऑर्डर देगा, कोर्ट का कोई दिमाग खराब तो होता नहीं है, मे बी उस पर्सन ने कुछ गलत काम किया होगा, तो इन दैट वेरी केस मान लीजिए विजय माल्या विजय माल्या, मान लीजिए सुब्रता राय, मान लीजिए जो ये लोग हैं, मेहुल चौकसी, क्या इनके ऊपर केस चल रहे हैं कोर्ट में? सपोज क्या कोर्ट इनको ऑर्डर दे सकता है, बेटे तू अगले 6 साल तक किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि जैसा बेड़ा गर्क तूने अपनी कंपनी का किया है तू दूसरी कंपनी का कर देगा। तो सर अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एंड दैट ऑर्डर इज इन फोर्स, तो आप उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर कोर्ट ने ऑर्डर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर खरीदे थे और उसने कंपनी के शेयर खरीदे बट कंपनी के शेयर के पैसे नहीं दिए, इरिस्पॉन्सिबल शेयर होल्डर, ऐसे व्यक्ति, और 6 महीने बीत गए, कॉल मंगा रही है कंपनी बेचारी, पैसे दे दे भिखारी की तरह, और वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो एक इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को भी डायरेक्टर बनने का कोई हक नहीं है। अगर आप सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर फंस जाते हो तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आपके पास डिन नंबर नहीं, यू नो दैट हर व्यक्ति को डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर की जरूरत है, अगर आपके पास डिन नंबर नहीं है तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। और अगर आप 165 का डिफॉल्ट किया है, दैट इज अगर आप 20 कंपनी से ज़्यादा में डायरेक्टर हो तो डेफिनेटली आप अगली कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। डेफिनेटली ये तो सिंपल सी बात थी। तो दैट इज आई वुड से दैट सिंपल दैट दीज आर द। अच्छा एक बताओ, सारे पॉइंट में एक चीज़ कॉमन क्या है? ये सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशन, क्या मैं बोलूँ, इंसान के खुद की वजह से है। वो पागल है, वो इंसॉल्वेंट है, उसने खुद अप्लाई कर दिया, उसने कॉल के पैसे नहीं दिए, तो ये सारी है ना पर्सनल डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाती हैं जितने भी पॉइंट हैं। लेकिन जो सबसे टेक्निकल, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज 164 सबसेक्शन 2, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू द कंपनी। मतलब डायरेक्टर ने कुछ गलत नहीं किया, गलत उस कंपनी ने किया है, भुगतेगा उसका डायरेक्टर, भुगतेगा उसका डायरेक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, देयर इज अ कंपनी, लिसन केयरफुली, देयर इज अ कंपनी, ये कंपनी है और इस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो है राम। इस कंपनी का एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर का नाम है राम। अब ध्यान से सुनो, राम, जय श्री राम, श्री राम ने तो कुछ गलत नहीं किया रे, गलत कौन कर रहा है? कंपनी। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्टर का नाम क्या है बेटा? राम। बोल दो एक साथ मिलके, जय श्री राम। हाँ जी, डायरेक्टर का नाम क्या है? राम। और ये कौन सी कंपनी का डायरेक्टर है? दैट इज दिस कंपनी। अब ध्यान से सुनना, लॉमेकर कहता है एक ऐसी कंपनी, 164 सबसेक्शन 2 बता रहा हूँ, लॉमेकर कहता है एक ऐसी कंपनी, कैसी कंपनी जिस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल, बीच में और लिखा हुआ याद रखना, और एक ऐसी कंपनी, देखो डायरेक्टर ने कुछ नहीं किया बेचारे ने, जय श्री राम ने कुछ नहीं किया, गलत किसने किया? कंपनी ने। क्या गलत किया? देखो लॉमेकर कहते हैं एक ऐसी कंपनी जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की 3 साल, बीच में और है या एंड है? और है। इसके ऊपर भी बहुत एनालिसिस क्लास में करवा रखी है मैंने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म क्या होता है बेटा? AOC 4। एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या होता है? MJT 7। तो ऐसी कंपनी जिसने AOC 4 या MJT 7 पिछले 3 साल लगातार 3 साल से फाइल नहीं किया, तो आप मुझे बताओ इन दैट वेरी केस, यहाँ पे लॉमेकर कहता है डिफॉल्ट कंपनी ने किया है, लेकिन भुगतना किसे पड़ेगा? राम को। क्या कोई मुझे बता सकता है? गलत काम कंपनी कर रही है तो बेचारा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड 5 साल के लिए क्यों हो रहा है टू बिकम अ डायरेक्टर? डायरेक्टर के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन किस बात की आ रही है? तो लॉमेकर कहता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी तो खुद एक्ट कर ही नहीं सकती। कंपनी के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यूटी किसकी थी? आप मुझे बताओ किसकी थी? डायरेक्टर की थी। तो ये जो दुष्ट डायरेक्टर है इसने रिटर्न फाइल नहीं की, इसने बैलेंस शीट फाइल नहीं की, तो बिकॉज डिफॉल्ट कंपनी का माना जाएगा, लेकिन किसकी वजह से डिफॉल्ट हो रहा है? डायरेक्टर की वजह से। तो इस डायरेक्टर को कर दो क्या? डिस्क्वालीफाइड। तो मुझे बता दो जल्दी से, यहां पर गलती किसकी है? कंपनी की, लेकिन भुगतना किसे पड़ रहा है? डायरेक्टर को। डायरेक्टर कौन है कंपनी का? राम। तो इन दैट वेरी केस अगर इस कंपनी ने पिछले 3 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, तो इन दैट वेरी केस क्या होगा? जल्दी बताओ। वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कितने साल के लिए? सब नीचे लिखा हुआ है सर, सब बताऊंगा एक एक करके। देखो लिखा है, पहले मैं लाइन ही पढ़ा देता हूं आपको। अगर कंपनी ने 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की तो शेल, तो राम डायरेक्टर, मैं लिख भी देता हूं इसको, जो ये राम है हमारा,
दैट राम दैट डायरेक्टर शैल बी इनएलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, वो सेम कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएगा और वो किसी और कंपनी का भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएगा फॉर 5 ईयर। यानी राम, तू अब जिस कंपनी का डायरेक्टर है तो उसमें 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन, रीअपॉइंट नहीं हो सकता डायरेक्टर, और उसके बाद और किसी और कंपनी का भी आप डायरेक्टर अगले 5 साल तक नहीं बन सकते। एनीवेज, उसके बाद लिखा है और, ये क्लोज ए है बेटा, ये क्लोज बी है। तो कंपनी, अगर तूने क्लोज ए का डिफॉल्ट किया या क्लोज बी का डिफॉल्ट किया तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरे जितने भी डायरेक्टर हैं, सिर्फ राम नहीं, कंपनी में और भी डायरेक्टर होंगे, सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, वो अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे और अपनी कंपनी के अंदर भी रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे। सब बताऊंगा, आगे चलते, पहले क्लोज भी देख लो भाई। क्लोज भी क्या कह रहे हैं। हे कंपनी, अगर कंपनी हैज फेल्ड ऑन ड्यू डेट, अगर कंपनी फेल हो गई किसमें, एग्जाम में? नो सर, एग्जाम की बात नहीं है। अगर कंपनी फेल हो गई, किसमें फेल हो गई? अपने डिपॉजिट को रीपे करने में, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने में। बहुत ही बढ़िया बात हो रही है ये तो, अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया बात है। और अपने डिबेंचर को रिडीम करने में और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने में, और डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका है उसे रीपे करने में। यानी डिबेंचर और डिपॉजिट रीपे नहीं किया उसके ऊपर, या फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया, या फिर जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था वो रीपे नहीं किया, और सर डिफॉल्ट तो कर दिया और 1 साल तक कंटिन्यू हो रहा है। एंड फेलियर एंड अबव फेलियर कंटिन्यू फॉर 1 ईयर। आप मुझे बताओ, क्या कंपनी ने जिसका उधार ले रखा था उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ऐसी कंपनी जो अगर आप उधार नहीं दे पा रहे हो अपना और 1 साल तक डिफॉल्ट हो गया है तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे टू बिकम डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी फॉर 5 ईयर। तो देखिए, दैट इज क्लोज ए, दैट इज क्लोज बी, शैल बी इनएलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और इन अदर कंपनी फॉर 5 ईयर। इज दैट ओके विद यू? मैं समझाऊंगा इसको थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं सर, पहले प्रोविजन देख लेते हैं, इसको सर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। प्रोवाइडेड दैट वी आर पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी which is in default of clause A shall not be incurred disqualification for 6 months from the date of the appointment। और इस कंपनी के, मैं ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दूंगा अभी, देखना, ये सारी चीजें पहले पढ़ लो। और इस कंपनी के अंदर ही देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। देखो, एक कंपनी है बेटा एबीसी लिमिटेड, मैं एक पूरा एग्जांपल प्रॉपर दोनों सेक्शन को मिला के बढ़ा। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है भाई। इस कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर जेड। मिस्टर जेड इस कंपनी का डायरेक्टर है। मिस्टर जेड इस कंपनी का डायरेक्टर है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों से एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं की। क्या कंपनी ने क्लोज ए का डिफॉल्ट कर दिया? और इस कंपनी में मैं वैसे तो वहां पे और लिखा है, इस कंपनी ने डिवेंचर भी रिडीम नहीं किए और डिफॉल्ट कंटिन्यू फॉर 1 ईयर, यानी क्लोज ए का भी डिफॉल्ट हो गया है और क्लोज बी का भी डिफॉल्ट हो गया। वैसे तो लॉ मेकर कहता है एक ही क्लोज का डिफॉल्ट होना इनफ है, मतलब अगर आप एक ही क्लोज का डिफॉल्ट करोगे तो भी फंस जाओगे क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है। इज दैट ओके विद यू? नाउ, तो इन दैट वेरी केस, अब आप मुझे बताओ, ये जो इस कंपनी का डायरेक्टर है, मिस्टर जेड, इस कंपनी का जो डायरेक्टर मिस्टर जेड है, तो इन दैट वेरी केस इसके साथ क्या होगा? तो लॉ मेकर कहता है भाई, फर्स्ट पॉइंट, जेड एबीसी लिमिटेड में रीअपॉइंट नहीं हो सकता, पहला पॉइंट तो। और जेड किसी भी एनी अदर कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। और कितने साल तक किसी भी कंपनी में, कितने साल तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता? फॉर द 5 ईयर्स, मतलब ये व्यक्ति 5 साल तक किसी और कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? इज दैट ओके विद यू? नाउ, अच्छा, कैन वी से दिस कंपनी इज अ डिफॉल्टिंग कंपनी? दिस कंपनी इज अ डिफॉल्टिंग कंपनी। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, द कंपनी इज अ डिफॉल्टिंग कंपनी। जो अब बताने जा रहा हूं, जो बता रहा हूं, यही आना है पेपर में और कुछ नहीं है इसके सिवा, यही आएगा पेपर। द कंपनी इज अ डिफॉल्टिंग कंपनी, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, क्लोज ए का डिफॉल्ट किया, क्लोज बी का डिफॉल्ट किया, और अभी जेड जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जेड के ऊपर क्या क्या पाबंदी आ गई है?
जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, तो शैल बी इनएलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और एनी अदर कंपनी फॉर द 5 ईयर्स। ना वो सेम कंपनी में रीअपॉइंट हो सकता है। नाउ अब एक सवाल है, क्या वो व्यक्ति, ये प्रोविजो बाद में पढ़ेंगे, ये प्रोविजो थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अब 167 पे आ जाइए। अब मेरा एक सवाल है, क्या इतना पढ़ने के बाद अब वैकेशन पे आ जाइए। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, ऑफिस विल वैकेट। हाँ जी, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो अपना ऑफिस कब कब वैकेट कर देगा, तो लोमेकर कहता है आप अपना ऑफिस कब कब वैकेट करोगे, अगर आप क्लोज ए में फंस गए, अगर आप क्लोज बी में फंस गए, क्लोज सी में फंस गए, क्लोज डी ई एफ में फंस गए। हाँ जी, देखो जरा ध्यान से, और जी एच में फंस गए। तो लोमेकर कहता है अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, लोमेकर क्या कहता है, अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, क्या बोला मैंने, अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो क्या आप वहां से वैकेट कर सकते हो, तो लोमेकर कहता है यस। कितने ग्राउंड है, ध्यान से सुनना, ग्राउंड ए, ग्राउंड बी, ग्राउंड सी, ग्राउंड डी, ई एफ जी एच नीचे लिखा है। तो सबसे पहले क्लोज ए पढ़ो। तो लोमेकर कहता है अगर आप 164 में फंस गए, अगर आप कहां फंस गए, 164 में फंस गए, तो आप अपना ऑफिस वैकेट कर दोगे। अगर आप कहां फंस गए, 164 में, अगर आप डायरेक्टर किसी कंपनी के बन चुके हो और डायरेक्टर बनने के बाद अगर आप 164 में फंस गए, अच्छा सेक्शन 164 लिखा हुआ है तो कैन वी से सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 दोनों कवर्ड है। तो अगर आप 164 सबसेक्शन 1 में फंस गए तो भी वैकेट करना पड़ेगा, अगर आप 164 सबसेक्शन 2 में फंसे तो भी आपको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक अमेंडमेंट आई, उसके बाद अमेंडमेंट में लिखा गया प्रोवाइडेड दैट इफ इंकर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेट इन ऑल कंपनी एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग कंपनी। ओहो, इसको ध्यान से पढ़ें, इसको ही मैंने समझाना है, ध्यान से सुनिएगा अब कहानी क्या है। देखिए सर, नाउ अब जो मिस्टर जेड है, लिखिएगा ही इज ऑल्सो डायरेक्टर इन XYZ लिमिटेड एंड ही इज ऑल्सो डायरेक्टर इन PQR लिमिटेड। बच्चों एक ही क्वेश्चन बना रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें कोशिश करूंगा कि मैं कवर करूं। अब आप मुझे बताओ आज की डेट में जो जेड है वो 3 कंपनी का डायरेक्टर है। कैन वी से दैट इज ABC लिमिटेड में डायरेक्टर है, वो यहां पे भी डायरेक्टर है, दैट इज डायरेक्टर 2, डायरेक्टरशिप नंबर 3, और वो ABC लिमिटेड का डायरेक्टर नंबर 1। तो 3 कंपनी में डायरेक्टर है इस टाइम जेड। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मुझे बताओ यहां पर जेड 3 कंपनी का डायरेक्टर है, ध्यान से सुनते रहिएगा। जेड बेटा 3 कंपनी का डायरेक्टर है, यस जेड 3 कंपनी का डायरेक्टर है, बड़ी अच्छी बात है। नो, अब डिफॉल्टिंग कंपनी कौन है, ABC लिमिटेड। क्या XYZ और PQR लिमिटेड डिफॉल्टिंग कंपनी है? नो सर, डिफॉल्ट किसने किया है, डिफॉल्ट ABC लिमिटेड ने किया है। कौन सा डिफॉल्ट किया है, क्लोज ए का, क्लोज बी का डिफॉल्ट किया है। तो लोमेकर कहता है इन दैट वेरी केस अगर मिस्टर जेड आप ABC लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हो जिसने क्लोज ए और क्लोज बी दोनों में से किसी एक का डिफॉल्ट किया है, तो आप ABC लिमिटेड के डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकते, किसी और कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। अब सवाल है क्या जेड ABC लिमिटेड का डायरेक्टर है अभी, क्या वो 167 के अंदर ABC लिमिटेड से वैकेट करेगा? आंसर इज नो। क्या जो जेड है वो XYZ लिमिटेड से 167 में वैकेट करेगा? आंसर इज यस। देखो 164 167 दोनों कनेक्ट हो गए हैं। फिर ये पॉइंट है, क्या जेड PQR लिमिटेड में से 167 के अकॉर्डिंग अपना ऑफिस वैकेट करेगा? आंसर इज यस। इसको फटाफट नोट कर लें व्हाट आई एम सेइंग। अब आप बोलोगे ये बात कहां लिखी है, आई विल शो यू समथिंग। 167 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है। लोमेकर साफ कह रहे हैं अगर आप 164 सबसेक्शन 164 के अंदर फॉल करते हो तो आपको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड, लेकिन एक प्रोविजो डाल दिया, प्रोवाइडेड इफ कोई भी व्यक्ति 164 सबसेक्शन 2 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन करता है तो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल वैकेट इन ऑल कंपनी, वो हर कंपनी से अपना ऑफिस वैकेट कर देगा, लेकिन जो डिफॉल्टिंग कंपनी है डिफॉल्टिंग कंपनी से अपना ऑफिस वैकेट नहीं करेगा। अब आप मुझे बताओ 164 सबसेक्शन 2 के 164 सबसेक्शन 2 के अंदर वो 3 कंपनी का डायरेक्टर था, सॉरी कितनी कंपनी का डायरेक्टर था बेटा? 3 कंपनी का डायरेक्टर था। तो लोमेकर क्या कह रहा है, डिफॉल्टिंग कंपनी यहां पे कौन है? ABC लिमिटेड। तो लोमेकर कहता है जो डिफॉल्टिंग कंपनी है दैट इज ABC लिमिटेड, वो वहां से तो वैकेट नहीं करेगा। कोई बताएगा वो वहां से क्यों वैकेट नहीं करेगा? बिकॉज सर उसकी ड्यूटी हो जाती है टू मेक डिफॉल्ट रेक्टिफाई।
टू मेक डिफॉल्ट रेक्टिफाई, टू मेक डिफॉल्ट रेक्टिफाई। तो लॉ मेकर कहते हैं आप अपनी कंपनी से अपनी कंपनी के अंदर तो रहोगे, क्यों रहोगे, क्यों बेटा तूने ही तो ये डिफॉल्ट करवाया तो तू इसे ठीक कर, लेकिन बाकी कंपनी से हम तेरे को वैकेट कर देंगे। तो लॉ मेकर कहता है यहां से XYZ और PQR लिमिटेड से आप वैकेट हो जाओगे। इज दैट ओके विद यू? बात समझ में आ गई आपको? यानी सर अगर ABC लिमिटेड, यानी ऑप्शन क्या, प्रोविजन क्या बने, ABC लिमिटेड जो है अगर ये डिफॉल्टिंग कंपनी है तो आप इस कंपनी से वैकेट नहीं करोगे, लेकिन जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो आप उसमें रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते। दूसरा क्या किसी भी दूसरी कंपनी में आप अपॉइंट हो सकते हो एज ए डायरेक्टर? नहीं हो सकते। और बाकी सारी कंपनी से आप वैकेट कर दोगे लेकिन खुद की कंपनी से वैकेट नहीं करोगे। चलो कोई बात नहीं, और देखते हैं अभी। अब देखिए उसके बाद एक सवाल और है दैट जो कंपनी है डिफॉल्टिंग कंपनी, अब ये प्रोविजो पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट वे पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर फॉर कंपनी विच इन डिफॉल्ट ऑफ क्लोज AB शैल नॉट इंकर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रोविजो एक बार ध्यान से 2-3 बार पढ़ लो सर। अब है ना, आई एम टेलिंग यू, ये सेक्शन अगर आप लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है, मेरी बात सुनो ध्यान से, सेक्शन 164, सेक्शन 167, इफ़ यू रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो भूल जाओ, ये समझ में आ जाएगा। ये जो सेक्शन आप पढ़ रहे हो ये बच्चों का खेल नहीं है। यू नो दैट इन सेक्शन पे 5-5, 6-6 घंटे क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सर टेक्निकल है, समझाना पड़ता है। रिवीजन में सिर्फ रिवीजन है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझा रहा हूँ आपको कि कहानी है क्या। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द रिवीजन क्लास। उन बच्चों ने जिन्होंने ये सेक्शन पढ़ा हुआ है, सर यू नो एवरीथिंग, ब्रशअप हो गया होगा। जिन्होंने सेक्शन कभी नहीं पढ़ा, सर ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। दैट इज डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड, इसको याद रखिएगा। ये वाला प्रोविजो एक बार पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? प्रोविजो याद आ रहा है कुछ क्या करवाया था? अब ध्यान से सुनिए। इन दैट सिचुएशन, अब ये डिफॉल्टिंग कंपनी है, अब ये डिफॉल्टिंग कंपनी, अब डिफॉल्टिंग कंपनी क्या जेड वैकेट करेगा? जेड वैकेट नहीं करेगा सर, जेड वैकेट नहीं करेगा सर, बिल्कुल जेड वैकेट नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे बताओ, ये कंपनी तो डिफॉल्टिंग कंपनी है, ये कंपनी तो डिफॉल्टिंग कंपनी है बेटा। तो मुझे बताओ इस डिफॉल्टिंग कंपनी में क्या न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कोई नया डायरेक्टर इसमें अपॉइंट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, बोलेगा मैं इस मरी हुई कंपनी में, इस डिफॉल्टिंग कंपनी में अपॉइंट होऊंगा, तो मैं किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो पाऊंगा क्योंकि मैं भी डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा। तो लॉ मेकर ने एक प्रोविजन बना दिया, कोई भी व्यक्ति अगर इस डिफॉल्टिंग कंपनी के अंदर नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो अगले 6 महीने तक उसके अपॉइंटमेंट से उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी। और 6 महीने तक अगर उसने उस कंपनी में रहकर अगर सारे डिफॉल्ट ठीक कर दिए तो वेल एंड गुड, और नहीं किया तो फिर 6 महीने बाद डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो दैट इज अ प्रोविजन गिवन ओवर दियर। तो दैट इज समथिंग सिंपल। मैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक बार और कराना चाहूंगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रोविजो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए देखो सर, क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। अब देखिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है सर, ए लिमिटेड एक कंपनी है। देखो सर, इसके 3 डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3। इस कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, ठीक है भाई। डायरेक्टर 1 बी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर 2 सी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है, अब ये थोड़ा मुश्किल कर रहा हूं, और डायरेक्टर 3 डी लिमिटेड में भी डायरेक्टर है। यानी हर डायरेक्टर एक और कंपनी में डायरेक्टर है। इज दैट ओके विद यू? सिचुएशन समझ में आ रही है? अब मेरा सवाल है, ए लिमिटेड डिफॉल्टिंग कंपनी बन जाती है, ए लिमिटेड क्या बन जाती है बेटा? डिफॉल्टिंग कंपनी बन जाती है। अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 164 सॉरी क्या लिख दिया, 164 सबसेक्शन 2 क्लोज ए क्लोज बी का डिफॉल्ट कर देती है कंपनी। यानी कंपनी मान लो बैलेंस शीट फाइल नहीं करती, AOC 4 पिछले 3 साल से, तो इन दैट वेरी केस डिफॉल्टिंग कंपनी बेटा कौन सी बनी ये बताओ? डिफॉल्टिंग कंपनी आपके अकॉर्डिंग कौन सी बनी है बताओ? तो आई वुड से जो डिफॉल्टिंग कंपनी बनी है दैट इज अ ए लिमिटेड, राइट? ए लिमिटेड डिफॉल्टिंग कंपनी बनी है, ठीक है सर। तो मेरा सवाल है, इन 3 डायरेक्टर का क्या, ये तीनों के तीनों डायरेक्टर डिफॉल्टिंग कंपनी के डायरेक्टर है? आंसर इज यस। तो इनके प्रोविजन बता दो अब क्या क्या होगा। आप देखो डायरेक्टर 1 के साथ क्या होगा। हाँ जी, पहला सवाल, क्या डायरेक्टर 1 ए लिमिटेड से वैकेट करेगा? नहीं करेगा। क्या डायरेक्टर 1 बी लिमिटेड से वैकेट कर जाएगा? कर जाएगा। ये बात 167 में लिखी हुई है। क्या डायरेक्टर 1
ए लिमिटेड में रीअपॉइंट हो पाएगा जब उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, 164 में लिखी है। क्या ए लिमिटेड क्या डायरेक्टर वन एनी अदर कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कितने साल तक? अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। ये बात 164 में लिखी हुई है। तो दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्टर वन। हाँ जी, डायरेक्टर टू का बता दो, डायरेक्टर टू के साथ क्या होगा? क्या डायरेक्टर टू ए लिमिटेड के अंदर वैकेट करेगा? नहीं करेगा। डिफॉल्टिंग कंपनी से वैकेट नहीं करेगा। लेकिन बेटा जो डायरेक्टर टू है बेटा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप सब बताओ मुझे, डायरेक्टर टू क्या सी लिमिटेड जिस कंपनी में डायरेक्टर है क्या वहां से वैकेट कर जाएगा क्या? आंसर इज यस। अच्छा, जो डायरेक्टर टू है क्या वो ए लिमिटेड में उसका टेन्योर खत्म होने के बाद क्या वो रीअपॉइंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और कब तक रीअपॉइंट नहीं हो सकता? नेक्स्ट 5 ईयर तक। और क्या किसी एनी अदर कंपनी में अपॉइंट हो सकता है? एनी अदर कंपनी में बेटा अपॉइंट नहीं हो सकता फॉर द 5 ईयर्स। और क्या मैं बोलूँ लाइक वाइज D3 का भी हो जाएगा। लाइक वाइज D3 यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि डिफॉल्टिंग कंपनी ए लिमिटेड है, ना कि BCD। इज दैट ओके विद यू? अच्छा, एक सवाल है, अब ए लिमिटेड में 3 डायरेक्टर्स हैं, तो ये ए लिमिटेड में एक न्यू डायरेक्टर आता है, दैट इज D4। एक न्यू डायरेक्टर आता है, अपॉइंट होता है न्यू डायरेक्टर। तो क्या ये व्यक्ति भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? नो सर, ये व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने तक ये व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा। इसको याद रखेगा, अगले 6 महीने तक ये व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। एंड इन दैट वेरी केस अगले 6 महीने तक डिस्क्वाली, लेकिन 6 महीने तक उसे क्यों दिए गए? ताकि कंपनी के अंदर रेक्टिफाई करे डिफॉल्ट को, और नहीं कर पाएगा तो फिर वो 6 महीने बाद डिस्क्वालीफाइड मान लिया जाएगा। तो आई वुड से दैट इज ऑल अबाउट द प्रोविजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में सब बड़े सारे केसेस बनाए जाते हैं। तो आई वुड से दैट इज 164। होप यू अंडरस्टैंड दैट नाउ। अब 167 पे आ जाइए। अब 167 में हम वैकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे ये बताओ बच्चों, जो 167 वैकेशन में हम पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या वैकेशन का एक ही ग्राउंड था? ये और भी ग्राउंड थे। अब हम दूसरे ग्राउंड पढ़ते हैं। लिखिए, ग्राउंड नंबर बी, एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम बोर्ड मीटिंग। अगर कोई भी बंदा 12 महीने लगातार बोर्ड मीटिंग में आता ही नहीं है तो वो अपना ऑफिस ऑटोमेटिकली वैकेट कर देगा। एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, एब्सेंट हिमसेल्फ। अब एक डायरेक्टर है, उसे कोई किडनैप कर लेता है और किडनैपिंग की वजह से वो 12 महीने तक नहीं आ पाता बोर्ड मीटिंग में। विल ही वेकेट द ऑफिस? नो सर। शब्द लिखा है एब्सेंट हिमसेल्फ, वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है। अगर उसे किडनैप किया गया है तो सर उसकी मर्जी इन्वॉल्व नहीं है, वो एब्सेंट हिमसेल्फ नहीं है, तो इन दैट वेरी केस वो अपना ऑफिस वेकेट नहीं करेगा सर। तो COD अगर 184 दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में फंसता है तो आप अपना ऑफिस वेकेट कर दोगे। और अगर कोर्ट आपको डिस्क्वालीफाइड कर देता है, पॉइंट E और पॉइंट F ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट E में कोर्ट आपको डिस्क्वालीफाइड कर देता है, कोर्ट आपको ऑर्डर देता है कि आप अपना ऑफिस वेकेट कर दो, और मॉरल टर्पिट्यूड में आप फंस जाते हो और आपको 6 महीने की सजा हो जाती है, तो भी आप अपना ऑफिस वेकेट कर दोगे। लेकिन लॉ मेकर कहता है, ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड दैट, ध्यान से सुनिए, लॉ मेकर कहता है प्रोवाइडेड दैट ऑफिस शैल नॉट बी वेकेटेड फॉर 30 डेज। इन दो क्लोजेस के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट ने आपके खिलाफ ऑर्डर दिया है। क्या कोर्ट ने आपके खिलाफ ऑर्डर दिया है? कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट कर दो, और आपने मॉरल टर्पिट्यूड किया है तो हम आपको 6 महीने की सजा दे रहे हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो लॉ मेकर कहता है जैसे कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो आपको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। लेकिन लॉ मेकर ने एक प्रोविजो डाल दिया, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो सर आप अपने ऑफिस को वेकेट इमीडिएट नहीं करोगे, अगले 30 दिन के बाद करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां पे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, यहां पे बेटा कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो आप यहीं पे अपना ऑफिस वेकेट नहीं करोगे, यू हैव 30 डेज। आपको अपना ऑफिस 30 डेज के बाद वेकेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर 30 डेज के अंदर अंदर आपके पास प्रोविजन है अपील का, आप अपील कर सकते हो, और अपील कर सकते हो हायर कोर्ट को कि सर हमें बख्श दो और जो कोर्ट ने डिसीजन दिया वो गलत दिया। अगर आपने अपील कर दी तो इन दैट वेरी केस आप अपना ऑफिस वेकेट नहीं करोगे। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, provided office shall not be vacated in clause E or F for 30 days from the date of the conviction if appeal preferred in 30 days until the expiry of 7 days। in that very case यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर आपने अपील कर दी आपने 30 दिन में, तो फिर अपील का डिसीजन आएगा, और अपील में भी आपके खिलाफ ही डिसीजन आता है कि तुम ही गलत हो। तो लॉ मेकर कहता है अपील का डिसीजन आने के बाद भी आप अपना ऑफिस अगले 7 दिन तक वेकेट नहीं करोगे। अब अगले 7 दिन और क्यों दिया? सो दैट यू कैन मेक अ सेकंड अपील। तो यू कैन मेक फर्स्ट अपील, यू कैन मेक सेकंड अपील ओवर दियर। इज दैट ओके? उसके बाद पॉइंट G, दैट इज रिमूवल, एंड दैट इज हम बोलते हैं कि अगर डायरेक्टर रिमूव हो गया, दैट इज अगर शेयर होल्डर ने OR पास करके डायरेक्टर को रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। कंडीशनल अपॉइंटमेंट कुछ नहीं है, देखना ध्यान से, एक्स लिमिटेड, ये इसकी एक सबसी कंपनी है। कंपनी ने राम को डायरेक्टर अपॉइंट किया,
ऑन अ कंडीशन कि तू हमारी कंपनी का डायरेक्टर तब तक रहेगा जब तक तू हमारी सबसी कंपनी का सेल्स मैनेजर है। कई बार कंपनी इस तरीके से कंडीशनल अपॉइंटमेंट कर लेती हैं कि जब तक आप हमारी सबसी कंपनी होल्डिंग कंपनी के सेल्स मैनेजर ब्रांच मैनेजर रहेंगे तब तक आप हमारी होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर भी बने रहेंगे। तो जैसे आप ये कंडीशन ब्रीच करोगे, आप सेल्स मैनेजरशिप छोड़ के जाओगे, तो आपका डायरेक्टर का ऑफिस भी वैकेट ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। तो दैट इज समथिंग द वेरियस ग्राउंड ऑफ वेकेशन एंड वेरियस ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। इज दैट ओके विद यू? एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट सेक्शन 149। सर मैंने बोला आपको 3 क्लास लगती हैं, 3-4 क्लास लगती हैं, तो पूरा बताना पॉसिबल नहीं था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ हाइलाइट्स में लेकर आया हूँ सेक्शन 149 की। सेक्शन 149 दैट इज मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, और दैट इज आप बोल सकते हो कि जो प्राइवेट कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है और जो ओपीसी है, अगर आप बोलो मिनिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हैं, तो सबको पता है प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक कंपनी दैट इज़ 3, ओपीसी 1, और मैक्सिमम हो सकते हैं 15, और दैट इज़ क्या 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं? आंसर इज यस, 15 से ज़्यादा भी बढ़ाए जा सकते हैं विद सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस ओवर दियर। उसके बाद एक पॉइंट है, दैट इज ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजो रेड विद रूल 3, और ये बोल रहा है कि 3 कंपनी ऐसी हैं। कौन कौन सी? लिस्टेड कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन सारी कंपनी को कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखनी मैंडेटरी है। फिर है 149 सबसेक्शन 3, इट टॉक्स अबाउट रेजिडेंट डायरेक्टर, और हर कंपनी को, एवरी कंपनी, इट इज़ फॉर एवरी कंपनी, रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, हर कंपनी को कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा रखना चाहिए, एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो रेजिडेंट डायरेक्टर हो। अब आप बोलोगे रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या? जो कम से कम इंडिया में 182 दिन तक रहे ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, पहले ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था, अमेंडमेंट के बाद ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया। उसके बाद 149 सबसेक्शन 149 सबसेक्शन 4, कुछ कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने मैंडेटरी हैं सर, एंड लिस्टेड कंपनी में 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा। अगर कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं तो उसका 1/3 दैट इज कम से कम 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। बट आई वुड से लिस्टेड कंपनी के लिए एलओडीआर रेगुलेशन भी लगती है, रेगुलेशन 7, तो उसकी कंपोजिशन रेगुलेशन 17 के अकॉर्डिंग बनेगी, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और कुछ पब्लिक कंपनी ऐसी हैं जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ और लोन 50 करोड़, उनके अंदर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, कम से कम एटलीस्ट 2। यानी लिस्टेड कंपनी के लिए कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड रेगुलेशन 17 ऑफ एलओडीआर। लेकिन इन ये जो 3 कंपनी है, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे चाहिए? दैट इज एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत है। अब इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, वो चीज़ मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, वो आप सेल्फ करेंगे सर, वो चीज़ें इतनी सारी कराना। और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन अपने आप में ही बड़ी खतरनाक है। इट टेक द डेफिनेशन नियर अबाउट टेक 2.5 से 3 घंटे। तो सर वो डेफिनेशन मैं अब आपको, और उसको मैं रिवाइज भी नहीं करा सकता, बड़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो दैट इज समथिंग द वेरियस बेसिक्स प्रोविजन, होपफुली आपको समझ में जरूर आ गए होंगे, और एक बार ब्रश अप हो गया होगा आपका रिगार्डिंग द प्रोविजन, द बेसिक्स ऑफ द डायरेक्टर। होप यू अंडरस्टैंड दैट। और आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो चैप्टर कराऊंगा डायरेक्टर का, दैट वुड बी द बोर्ड मीटिंग। इज दैट ओके विद यू? एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। और आज हम डायरेक्टर का एक और पोर्शन के और रिवाइज करने जा रहे हैं। द नेम इज़ बोर्ड मीटिंग। क्या नाम है बच्चों? बोर्ड मीटिंग। और जो सेक्शन अब आज हम लोग कवर करेंगे, दैट इज़ बोर्ड मीटिंग के अंदर, दैट वुड बी सेक्शन 173 to 183। ठीक है, तो सेक्शन 173 से लेकर सेक्शन 183 तक हम लोग कवर करेंगे। ये जो चैप्टर है बेटा बोर्ड मीटिंग का, और ये पूरे के पूरे सेक्शन 173 से लेकर 183 नॉर्मली टेक 11 क्लासेस, 11 क्लास लगती हैं इन तकरीबन 10-11 सेक्शन के ऊपर तकरीबन 11 क्लास लगती हैं। तो आप मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेट ऑन एन एवरेज एक सेक्शन विल टेक 1 क्लास बेसिकली, तो ऑन एन एवरेज। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में काफ़ी आ सकता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, बोर्ड मीटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग को समझने के लिए मैं एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बनाना चाहूँगा। जो कंपनी होती है बेटा, जो कंपनी होती है, या मैं इसका चार्ट कहीं और बनाऊँ आपके लिए तो दैट वुड बी बेटर। देखिए, जो कंपनी होती है, कंपनी को चलने के लिए कंपनी हैज़ टू टेक सर्टेन डिसीजंस, राइट। कंपनी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और डिसीजंस 2 लोग लेते हैं कंपनी में, या तो शेयर होल्डर लेते हैं डिसीजन, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं।
और जब शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं मीटिंग के अंदर तो उस मीटिंग को जनरल मीटिंग बोला जाता है, और डायरेक्टर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डिसीजन लेते हैं तो उसको उसको बोर्ड मीटिंग बोला जाता है. The topic board meeting is all about the meeting of the board of director. Board of director are going to take certain important decision on the behalf of the company. तो that is the concept. और इसके अंदर सेक्शन हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं that is something section 173. और सेक्शन 173 बोलता है कि कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए. Let's start with the topic now. सबसे पहले हम ले रहे हैं 173 सबसेक्शन 1. इट सेज जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, जरा ध्यान से देखिएगा, फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिएगा. आप रिवीजन क्लास में बच्चों जितनी बार लिखोगे, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिवाइज होगा. अगर आप सोच रहे हो कि बस मेरी बात सुन लोगे रिवाइज हो जाएगा, तो सर वो रिवीजन अच्छी नहीं हो पाएगी. तो दैट इज़ योर ड्यूटी. मैं 50 बार बोल चुका हूँ रिवीजन क्लास में कि आपकी ड्यूटी है ये कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करें. रिगार्डिंग और रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है, जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप लिखिए. आप इस बात को समझिए और अप्रिशिएट कीजिए. मुझे एग्ज़ाम नहीं देने हैं और आप लोगों के लिए अगर मैं प्रॉपर नोट्स दोबारा से बना सकता हूँ, यस, तो क्या आप लोगों को जिसको पेपर देना है, क्या आप लोग दोबारा नोट्स नहीं बना सकते? दैट इज़ योर ड्यूटी. आई नो मैंने क्लास में सारे नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं, लेकिन आप दोबारा ये नोट्स बनाएंगे तो आपकी ही रिवीजन अच्छी होगी. कई बच्चे तो बोलते हैं ना लिख लिख के याद होता है हमें, तो लिख लिख के देखते हैं. अब लिखवा रहा हूँ तो लिखोगे नहीं. तो प्लीज़ ये नोट्स लिखने मैंडेटरी है सर. इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, सारी चीज़ें ऑन टिप्स हो जाएगी. तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कीजिए, तभी शायद भगवान भी फल देगा आपको. एनीवेज, तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो 30 दिन के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए. विद इन 30 डेज कंपनी को क्या रख लेनी है? कंपनी को पहली बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, पहली बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी. और पता है इसी बोर्ड मीटिंग के अंदर विद इन 30 डेज कंपनी को स्टैच्यूटरी ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ता है. द फर्स्ट स्टैच्यूटरी ऑडिटर, याद करो. एनीवेज, और पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिन में हो जानी है बेटा? 30 दिन में. और लॉ मेकर कहता है कि एक साल में कम से कम मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी बोर्ड मीटिंग रख लो, बट मिनिमम कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ेगी. और 2 बोर्ड मीटिंग में मैक्सिमम गैप 120 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता. 120 दिन का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता. लेकिन 173 सबसेक्शन 5 बोलता है कि 4 कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, इनको एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है. इनको एक साल में 2 बोर्ड मीटिंग, मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग रखने की जरूरत है. मैक्सिमम कितनी भी रख लो. और वो 2 बोर्ड मीटिंग कैसे रखनी है? एक बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर. तो अगर मैं बोलूँ दैट इज़ ये 1 जनवरी है और ये 30 जून है, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया और ये सेकेंड हाफ हो गया, दैट इज 31 दिसंबर. तो एक बोर्ड मीटिंग यहाँ पे रखो, एक बोर्ड मीटिंग यहाँ पे रखो. और लॉ मेकर कहता है अगर आप सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग रख रहे हो एक साल में, अगर आप 2 से ज़्यादा बोर्ड मीटिंग रख रहे हो, 4, 5, 7, 8, तो इन दैट वेरी केस तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग रख रहे हो, एक फर्स्ट हाफ ईयर में, एक सेकंड हाफ ईयर में, तो इन 2 बोर्ड मीटिंग में मैक्सिमम नहीं, मिनिमम गैप कम से कम 90 दिन का होना चाहिए. तो ऐसा नहीं है आपको कि 30 जून को एक बोर्ड मीटिंग रख ली और 1 जुलाई को एक बोर्ड मीटिंग रख ली और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. तो लॉ मेकर कह रहा है इतना चालू बनने की जरूरत नहीं है. अगर आप 2 ही बोर्ड मीटिंग रखना चाहते हो तो फर्स्ट हाफ में एक बोर्ड मीटिंग रख लो और दूसरे हाफ में एक बोर्ड मीटिंग रख लो. और फर्स्ट हाफ में जो बोर्ड मीटिंग और सेकंड हाफ में जो बोर्ड मीटिंग आप रख रहे हो और सिर्फ 2 ही रखना चाहते हो, तो उनके बीच में मिनिमम आपको एक 90 दिन का 90 डेज का आपको गैप मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा. तो दैट इज समथिंग सिंपल गिवन ओवर दिया. आगे बढ़ते हैं. दैट इज अब बोर्ड मीटिंग होगी, अब बोर्ड मीटिंग हो रही है तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 आ गया. अब बोर्ड मीटिंग हो रही है तो पार्टिसिपेशन, डायरेक्टर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? पर्सनली फिजिकली आ सकते हैं डायरेक्टर, या ऑडियो वीडियो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं. एवी फैसिलिटी बोला जाता है, इसी को वर्चुअल मीटिंग बोला जाता है. जब डायरेक्टर फिजिकली ना आके एवी फैसिलिटी, ऑडियो वीडियो फैसिलिटी की तरह मीटिंग अटेंड करते हैं. ऑडियो वीडियो फैसिलिटी जैसे जूम के ऊपर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे होगे मे बी, तो सर दैट इज अ एवी फैसिलिटी, ऑडियो वीडियो फैसिलिटी. तो ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू बोर्ड मीटिंग भी अटेंड की जा सकती है, और आज की डेट में अलाउड है क्योंकि लोगों का, डायरेक्टर्स का शेड्यूल बिजी है. तो अगर आप एवी फैसिलिटी के थ्रू भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करना चाहें तो एवी फैसिलिटी के थ्रू बोर्ड मीटिंग अटेंड की जा सकती है. मेरा एक सवाल ये है आपसे, विच मीडियम इज बेटर? Which medium is better to attend board meeting? Is it physical or it is AV facility के through? And I'm telling you personally attend करना is always better. AV facility का option है लेकिन बड़ी सारी disturbance आती है, तार कट गया, तार टूट गया, disturbance आ रही है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, फोटो चली गई. तो AV facility is a facility. बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो रही है आज की डेट में और कोविड के टाइम पे तो बहुत हो रही है, लेकिन सर विदाउट कोविड भी एवी फैसिलिटी के थ्रू बोर्ड मीटिंग हो रही थी. लेकिन सर द बेस्ट वे टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग इज पर्सनली, नो डाउट अबाउट दैट. इसके साथ एक रूल 4 ऑफ एमबीपी है. लॉ मेकर कहता है 5 आइटम ऐसे हैं
अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, दैट इज ऑडिट कमेटी की मीटिंग, और मर्जर टेक ओवर, रिकंस्ट्रक्शन, डीमर्जर। ये 5 मैटर काफ़ी सेंसिटिव माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये वाले जो मैटर हैं, इस मैटर के अंदर कोई भी डायरेक्टर एवी फैसिलिटी के थ्रू, कोई भी डायरेक्टर एवी फैसिलिटी के थ्रू मीटिंग अटेंड करेगा ही नहीं। अब आप मुझे बताओ डायरेक्टर कैसे मीटिंग अटेंड करेंगे, तो पर्सनली या एवी फैसिलिटी के थ्रू। लेकिन एवी फैसिलिटी इन, अगर मीटिंग इन 5 पर्पस के लिए हो रही है तो सर एवी फैसिलिटी अलाउड ही नहीं है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर बोर्ड मीटिंग में जहां पे ये 5 मैटर डिस्कस हो रहे हैं, ये ध्यान से सुन लो, 5 नंबर की केस स्टडी आएगी, देखना आपकी बार इसके ऊपर। अगर एक बोर्ड मीटिंग हो रही है और उस बोर्ड मीटिंग में ये 5 मैटर डिस्कस हो रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या एवी फैसिलिटी अलाउड है? एवी फैसिलिटी अलाउड नहीं है। बट लोमेकर कहता है अगर उस बोर्ड मीटिंग में जहां पे ये 5 मैटर डिस्कस हो रहे हैं, उस बोर्ड मीटिंग में अगर फिजिकली कोरम प्रेजेंट है, तो फिर कोई एक्स्ट्रा आदमी एवी फैसिलिटी के थ्रू जुड़ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू अंडरस्टैंड दैट? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो बंदा बोर्ड मीटिंग में फिजिकल आ रहा है, क्या वो काउंट कोरम में काउंट होगा? यस। और जो एवी फैसिलिटी के थ्रू आ रहा है, क्या वो काउंट होगा? वो भी काउंट होगा। तो यानी दोज डायरेक्टर हु आर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग थ्रू एवी फैसिलिटी विल आल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द quorum. So that is all about 173 subsection 2 is that important, right? 173 subsection 3, अब नोटिस जाएगा। नोटिस किसको जाएगा? दैट इज सारे डायरेक्टर को जाएगा। कितने दिन पहले जाएगा? 7 days बिफोर द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के 7 दिन पहले नोटिस जाता है। आपको पता है जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाता है? 21 दिन पहले। तो 7 दिन पहले आपको नोटिस जाएगा, सारे डायरेक्टर को जाएगा। नोटिस कौन भेजेगा? द वन एंड ओनली, द ग्रेट, द आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। एंड वो जो नोटिस भेजेगा वो सारे डायरेक्टर को भेजेगा। कैसे भेजेगा? या तो हैंड डिलीवरी के थ्रू, या तो पोस्ट के थ्रू, या ईमेल के थ्रू। तो डेफिनेटली 7 दिन पहले नोटिस आपको भेजना पड़ेगा। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द कंपनी सेक्रेटरी। क्या शॉर्टर नोटिस भेजा जा सकता है? पहली बात, शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? शॉर्टर नोटिस का मतलब होता है कि नोटिस यू आर सेंडिंग लेस देन 7 days, 4 दिन का नोटिस, 3 दिन का नोटिस, तो शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं। बट इन दैट केस अगर आप शॉर्टर नोटिस भेज रहे हो तो आपको एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। यू हैव टू सेटिस्फाइड वन कंडीशन। अगर आप प्रॉपर 7 days का नोटिस भेज रहे हो तो कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बेटा आप क्या कर रहे हो, हाँ जी बोलो ना, क्या कर रहे हो? अगर आप क्या कर रहे हो, दैट इज समथिंग, यू आर सेंडिंग नोटिस, शॉर्टर नोटिस, तो आपको एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है? कि यू हैव टू मेक श्योर उस बोर्ड मीटिंग में जो शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग बुलाई है, उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो। वो बोर्ड मीटिंग क्या नॉर्मल, अगर आपने 7 दिन का नोटिस भेजा है, इज इट नेसेसरी दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग? नेवर। लेकिन इफ यू सेंड अ नोटिस, अ शॉर्टर नोटिस, देन इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी हो जाता है कि उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ये है, जो भी उस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया गया है, दैट डिसीजन शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड दैट डिसीजन शैल बी अडॉप्टेड एंड रेटिफाइड बाय वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी या तो उस बोर्ड मीटिंग में, जिस बोर्ड मीटिंग को शॉर्टर नोटिस पे बुलाया गया है, या तो उस बोर्ड मीटिंग को, जोन सी बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे बुलाई गई है, या तो उस बोर्ड मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो पर्सनली। और अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो सर वट एवर द डिसीजन यू हैव टेकन इन द बोर्ड मीटिंग, दैट डिसीजन शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर एंड दैट डिसीजन विच हैज टेकन एट द बोर्ड मीटिंग शैल बी रेटिफाइड और अडॉप्टेड बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तब वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो डिसीजन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 174 आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर। लिखिएगा। अब मैं क्या बोलूँ, दैट इज माई फेवरेट सेक्शन। 2 घंटे का सेक्शन है यार, क्या गजब है। आई एम टेलिंग यू, छोटा सा सेक्शन है 174। दम है इस सेक्शन में, दमदार चीज़ है एकदम। 2 घंटे का सेक्शन है, 2 घंटे लगता है कंप्लीट एनालिसिस। आई एम टेलिंग यू, लाजवाब चीज़ है। और मैं आपको बता दूं दैट इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड द पीपल डोंट नो अबाउट द रियल एनालिसिस ऑफ सेक्शन 174। एंड आई एम टेलिंग यू, रेजुलेशन पास हो जाते हैं, कोरम प्रेजेंट ही नहीं होता। एंड उनको लगता है कोरम प्रेजेंट है, बट कोरम प्रेजेंट होता ही नहीं है। बहुत दम है सेक्शन 174, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इतनी चीज़ें हैं, क्या बताऊँ अभी आपको। अभी थोड़ा सा बता दूँ आपको, कोरम इन द बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग का कोरम क्या था? प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी दैट इज़ वो 5, 15, 30 हम बोलते हैं। लेकिन बोर्ड मीटिंग अगर हो रही है, तो बेटा उसमें कोरम क्या होगा? तो लोमेकर कहता है बोर्ड मीटिंग के अंदर कोरम, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, यू हैव टू चेक 2 टेस्ट। कोरम के लिए सर, बोर्ड मीटिंग का जो कोरम है, कोरम के लिए आपको 2 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। बट यू विल चेक 2 थिंग्स। सुनो ध्यान से।
कोरम दैट इज दो टेस्ट आपको चेक करने हैं। मैं आपको एस प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूँ। सपोज यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो, तो सर कोरम चेक करोगे ना, तो कोरम जब भी चेक करोगे तो दो टेस्ट देखने हैं, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट। ध्यान से सुनना, हमेशा फर्स्ट टेस्ट देखना है, सेकंड टेस्ट कभी देखना ही नहीं है। हमेशा फर्स्ट टेस्ट से चेक करें कि कोरम है या नहीं है। फर्स्ट टेस्ट अगर फेल हो जाए तो फिर सेकंड टेस्ट पे जाना है, कभी भी सेकंड टेस्ट को पहले मत अप्लाई कर देना। फर्स्ट टेस्ट क्या है, 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हाइयर, एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द कोरम, विल नॉट बी काउंटेड फॉर द कोरम। मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, उसमें टोटल 9 डायरेक्टर हैं, तो बोर्ड मीटिंग होगी तो 9 के 9 डायरेक्टर को नोटिस जाएगा। तो बताओ व्हाट शुड बी द कोरम। तो लॉ मेकर कहता है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अब टोटल डायरेक्टर कितने हैं, 9, तो इसका 1/3 कितना हो गया, 3 3 9, तो 3 डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर दैट इज 3। तो बोर्ड मीटिंग में अगर 9 में से 3 डायरेक्टर भी आ गए तो कोरम वैलिड है एंड डेफिनेटली बोर्ड मीटिंग वैलिड है। लेकिन याद रखना, इन 3 डायरेक्टर में इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द कोरम। इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो भी होगा उसे कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, कंपनी के 9 डायरेक्टर हैं, तो बताओ व्हाट शुड बी द कोरम। 3 आ गई बट एक इंटरेस्टेड है और 2 डिसइंटरेस्टेड हैं, बताओ कोरम है या नहीं है। सर कोरम नहीं है, क्यों नहीं है, 3 तो आए हैं, ठीक है सर, 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, 3 तो आए हैं, लेकिन इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड। तो ये मान लिया जाएगा मीटिंग में 3 नहीं है, 2 ही डायरेक्टर हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, इस लाइन को हमेशा याद रखेगा, दैट इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नेवर बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। क्या बोला मैंने, इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। दोबारा, what is quorum for the board meeting, that is 1/3 of the total strength or 2 director whichever is higher, but interested director will not be counted for the purpose of quorum. Is that okay with you? Good. अब सुनिए, जब भी आप बोर्ड मीटिंग में कोरम चेक करेंगे तो हमेशा फर्स्ट टेस्ट लगाएंगे, सेकंड टेस्ट की तरफ देखना भी नहीं है। हमेशा क्या फॉलो करना बेटा, हमेशा फर्स्ट टेस्ट देखना, सेकंड टेस्ट को फॉलो देखना भी नहीं है, हमेशा फर्स्ट टेस्ट फॉलो करना है आपको। इज दैट ओके? अगर फर्स्ट टेस्ट फेल हो जाए तो आप सेकंड टेस्ट में जाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, सेकंड टेस्ट तब लगेगा जब एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। लिखिएगा सेकंड टेस्ट अप्लाई इफ अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो लॉमेकर कहते हैं, अब ध्यान से सुनना वो कंडीशन क्या है। लॉमेकर सेज if interested director is equal to more than 2/3 of total number of director, then remaining disinterested director, that shall be minimum 2, that shall be minimum 2, that shall be minimum 2, that will be quorum। मतलब अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज़्यादा हैं तो फिर जितने भी रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर बच जाते हैं, जितने भी रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर बच जाते हैं, लेकिन वो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कम से कम 2 होने चाहिए, वो कोरम मान लिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसके ऊपर, देखिए एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, उसके टोटल 9 डायरेक्टर है। एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसके टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ बोर्ड मीटिंग हुई है तो व्हाट शुड बी द कोरम। तो फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट चेक करेंगे। अब देखो फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कितने डायरेक्टर आने चाहिए कोरम में कितने डायरेक्टर आने चाहिए बोर्ड मीटिंग में 3, 5 आ गए। कितने डायरेक्टर आ गए, 5। कोरम है या नहीं, कोरम है। लेकिन सर, अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सर 5 में से 3 इंटरेस्टेड है और 2 डिसइंटरेस्टेड है। अब बताओ कोरम है या नहीं है। आंसर इज नो, कोरम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट फेल हो गया। फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 3 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर होने चाहिए और यहाँ पे 3 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर तो नहीं है, तो फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग तो कोरम फेल हो गया। तो लिखिएगा कोरम गेट फेल फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने बोला था जब फर्स्ट टेस्ट फेल हो जाए तो सेकंड टेस्ट पे चले जाना। अब सेकंड टेस्ट क्या कहता है, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं तो रिमेनिंग देखो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं। तो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, लेकिन डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तब कोरम माना जाएगा। तो कितने बच्चे यहाँ पे रेज योर हैंड, कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोरम है एज पर द सेकंड टेस्ट, कितने कह रहे हैं यहाँ पे कोरम माना जाएगा सेकंड टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो जिसने हाथ खड़ा कर दिया है कि आप कह रहे हैं कोरम माना जाएगा सेकंड टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो लिखिएगा यहाँ पे भी कोरम नहीं माना जाएगा। रिगार्डिंग दैट क्यों नहीं माना जाएगा, आई विल गिव द लॉजिक। याद रखिएगा सेकंड टेस्ट तब लगेगा जब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर बिकम इंटरेस्टेड। जब टोटल डायरेक्टर का 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो जाएगा, सर याद रखिएगा तभी टेस्ट 2 लगेगा, अदरवाइज टेस्ट 2 नहीं लग सकता। अब ध्यान से सुनना इसी एग्जाम्पल के अंदर अब इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं क्या कह रहा हूं आपको, लिसन केयरफुली। सर बहुत आसान चीज़ नहीं है ये, टेक्निकल समझने की चीज़ है। एक कंपनी एक्स लिमिटेड, लोग तो पता नहीं क्या कहानियाँ सुना देते हैं, इतना आसान नहीं है सेक्शन ये। इस कंपनी के टोटल 9 डायरेक्टर हैं, टोटल 9। अब देखो जरा मैं बताता हूँ आपको, बोर्ड मीटिंग हो रही है
तो बताओ फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने डायरेक्टर आने चाहिए? 3। अब ध्यान से सुनना, क्या होगा, 8 डायरेक्टर आ गए। कितने आ गए बेटा? 8 डायरेक्टर आ गए। और 8 में से 6 इंटरेस्टेड हैं और 2 डिसइंटरेस्टेड हैं। अब बताओ फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कोरम कितना होना चाहिए? 3 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो फर्स्ट टेस्ट तो फेल हो गया। अब मुझे बताओ क्या हम सेकंड टेस्ट पे जाएंगे? अब सेकंड टेस्ट पे जाएंगे। अब आप मुझे बताओ सेकंड टेस्ट पे जाओगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि सेकंड टेस्ट लग भी सकता है या नहीं लग सकता। तो सर ये देखो सेकंड टेस्ट लग सकता है या नहीं लग सकता, तो यस सेकंड टेस्ट कब लगेगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, टोटल डायरेक्टर का 2/3 शैल बी इंटरेस्टेड। अगर कंपनी के टोटल डायरेक्टर का 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, तब टेस्ट 2 लगेगा, अदरवाइज टेस्ट 2 लगेगा ही नहीं। अब देखो जरा, अब आप मुझे बताइए यहां पे क्या 6 डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं या नहीं है? मतलब टोटल डायरेक्टर का अगर मैंने 2/3 निकाला तो आया 6 डायरेक्टर। तो लो मेकर कहता है अगर 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर देन टेस्ट 2 लगेगा। तो सर यहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यहां पे 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर बैठे हैं। तो लो मेकर कहता है इन दैट केस रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर दैट शैल बी मिनिमम 2 शैल बी द कोरम। तो मैं बोलूंगा यहां पे कोरम है एज पर टेस्ट 2, एज पर टेस्ट 2। होप यू अंडरस्टैंड। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग, जिन बच्चों को ये मैंने करवा रखा है उनको ये सारी बातें याद आ गई होंगी। जो पहली बार कर रहे हैं सर ये आपको समझ में नहीं आएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 2 घंटे का सेक्शन मैं आपको 5 मिनट में नहीं समझा सकता। इज़ दैट ओके विद यू? लेकिन जिन बच्चों ने ये ऑलरेडी किया हुआ है, जिसको मैंने करवाया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या करवाया। सर इसके ऊपर अगर केस स्टडी आ जाए ना पेपर में और आपने एनालिसिस सही से नहीं की हुई है, आई एम टेलिंग यू, मतलब ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू, आई कैन बैट ऑन द सेक्शन, आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इतना कुछ पूछा जा सकता है सेक्शन के अंदर, ये तो ICSI लिहाज रखता है बच्चों का कि इनसे हो नहीं पाएगा बेचारों से, बट आई एम टेलिंग यू खतरनाक चीज़ है। होप यू अंडरस्टैंड। हमेशा फर्स्ट टेस्ट देखना है, सेकंड टेस्ट सबसे बाद में देखना है। सेकंड टेस्ट जब लगाओगे तो पहले देखना सेकंड टेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। सेकंड टेस्ट कब लगेगा? इफ 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर ओनली देन टेस्ट 2 लगेगा, अदरवाइज टेस्ट 2 नहीं लगेगा। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 174। नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए सर। देखिए जरा नेक्स्ट सेक्शन देखिए क्या, आरबीसी मतलब रॉयल्स बेंगलोर चैलेंजर्स। नो सर, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं घर बैठे बैठे बोर्ड मीटिंग। घर बैठे बैठे बोर्ड मीटिंग, इसमें क्या होता है अब ध्यान से सुन लो, इसमें क्या होता है बताता हूँ आपको क्या होता है। कंपनी अपने डायरेक्टर्स को बोलती है कि तुम आओ मत, तुम अपने घर पे बैठे बैठे वोटिंग कर लो, तुम आओ मत, तुम अपने घर पे बैठे बैठे वोटिंग कर लो। कंपनी नोटिस और जो रेजुलेशन पास करवाना है वो सारे डायरेक्टर को घर पे बैठे बैठे सेंड कर देती है, हैंड डिलीवरी के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू। और डायरेक्टर अपने घर पे बैठे बैठे कंपनी के पास अपना डिसीजन भेज देते हैं। इनको अपना डिसीजन भेजने के लिए मिलते हैं 7 दिन का समय। ये 7 दिन का समय लिखा है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 में लिखा हुआ है। तो सर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको बोलते हैं घर बैठे बैठे डिसीजन लेना। तो लॉ मेकर कहता है, यानी क्या मैं बोलूँ कि बोर्ड मीटिंग जो रेजुलेशन है वो 2 तरीके से पास हो सकते हैं। रेजुलेशन 2 तरीके से पास हो सकते हैं। रेजुलेशन एक तो या तो बोर्ड मीटिंग में बैठ के पास करा लो, या फिर एक घर पे बैठे बैठे आरबीसी के थ्रू पास करा लो। लेकिन आपसे मैं फिर पूछता हूँ विच मीडियम इज बेटर, आरबीसी घर पे बैठे बैठे या फिर बोर्ड मीटिंग? आई वुड से बोर्ड मीटिंग में आकर रेजुलेशन पास करना इज बेटर। घर बैठे बैठे वोटिंग करना इज नॉट बेटर, क्योंकि डिस्कशन नहीं हो पाता। इसलिए जितने भी सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके लिए आरबीसी अलाउड ही नहीं है। आरबीसी अलाउड ओनली फॉर फ्यू मैटर्स, बाकी सारे मैटर के लिए सिर्फ बोर्ड मीटिंग ही अलाउड है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो कंपनी, लेकिन कुछ मैटर्स के लिए तो अलाउड है। तो लॉ-मेकर कहता है उसके लिए क्या करेंगे? तो कंपनी घर पे बैठे बैठे सारे डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर उनको क्या करेगी बेटा? नोटिस और रेजुलेशन भिजवा देगी और वो 7 दिन के अंदर अंदर अपना डिसीजन भेज देंगे। डिसीजन अप्रूव कब माना जाएगा? देखो लॉ-मेकर कहता है इफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल टू वोट इन फेवर देन रेजुलेशन विल बी ट्रीटेड एज पास। मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं जो एंटाइटल टू वोट हैं, आपको पता है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर नॉट एंटाइटल टू वोट। तो जितने भी डायरेक्टर हैं, तो यहाँ पे कितने डायरेक्टर हैं? 4। तो 4 के 4 एंटाइटल टू वोट हैं। तो इस 4 का मेजॉरिटी कितना है? 3। तो अगर 3 डायरेक्टर ने येस बोल दिया तो रेजुलेशन पास हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, जब ये रेजुलेशन सर्कुलेट किया जाएगा, ये रेजुलेशन क्या किया जाएगा? सर्कुलेट किया जाएगा। तो सर ड्यूरिंग द सर्कुलेशन अगर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ये बोल दे, कितने मैंने बोला?
कितने मैंने बोला, जल्दी बोलो। अगर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ये बोल दें कि ये डिसीजन हम बोर्ड मीटिंग में लेना चाहते हैं क्योंकि हमें लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट बात है और उसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो चेयरमैन रेजुलेशन बाय सर्कुलेशन को कैंसिल करके उस मैटर के ऊपर बोर्ड मीटिंग बुला लेगा। इज दैट ओके? सर पहली बात आरबीसी के ऊपर याद रखना, सारे मैटर अलाउड ही नहीं है, कुछ मैटर अलाउड है। जिन मैटर के ऊपर आरबीसी अलाउड है वो नोटिस सारे डायरेक्टर को भेजा जाएगा। जितने भी डायरेक्टर्स एंटाइटल टू वोट है, अगर उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ने यस बोल दिया तो रेजुलेशन पास मान लिया जाएगा। लेकिन जब रेजुलेशन सर्कुलेशन में है, सारे डायरेक्टर उसे देख रहे हैं, और अगर वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ये बोल दें, क्या अगर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ये बोल दें, क्या बोल दें कि हमें ये आरबीसी के थ्रू रेजुलेशन पास करना ही नहीं है, हमें ये मैटर भी बोर्ड मीटिंग में करना है, तो चेयरमैन की ड्यूटी बन जाएगी कि वो उस रेजुलेशन को बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही पास करवाएगा। तो दैट इज समथिंग सेक्शन 175 इज ऑल अबाउट। 176 कुछ है नहीं। 176 ये डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, उसने यहाँ पे 2 महीने काम किया, लेकिन बाद में पता चला आफ्टर 2 मंथ यहाँ पर कि वो जो अपॉइंटमेंट उसका हुआ था वो वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं था, क्योंकि वो मे बी वो डिस्क्वालीफाइड था। कई बार हो सकता है कि अपॉइंटमेंट हुआ, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए बताया था, हो सकता है वो अपॉइंटमेंट तो हो गया, अपॉइंटमेंट तो हो गया उसका, बट वो डिस्क्वालीफाइड था, बट वो डिस्क्वालिफिकेशन किसी को पता नहीं चली, और वो 2 महीने तक कंपनी का एज ए डायरेक्टर काम करता रहा, और बाद में पता चला अपॉइंटमेंट तो वैलिड ही नहीं था, तो वो सर यहाँ पर वैकेट कर जाएगा अपना ऑफिस। लेकिन लॉ मेकर कहता है 2 महीने के दौरान जो जो उसने काम किया वो वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड वो वैलिड माना जाएगा। तो 176 तो आसान है, इसमें कुछ था ही नहीं। नाउ ये आ सकता है पेपर में, ये सेक्शन जरूर पेपर में पूछा जा सकता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना जरा। सेक्शन 177 और सेक्शन 178 क्या बोलता है? व्हाट सेक्शन 77 और 177 178 लिखेगा। 177 सबसेक्शन 1 डील विद ऑडिट कमेटी, 177 subsection 2 to 4 deal with the nomination remuneration committee, 178 subsection 5 deal with the stakeholder relationship committee. Is that okay with you? ऑडिट कमिटी का पर्पस क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसका पर्पस होता है टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना इज अ बेसिक पर्पस ऑफ द ऑडिट कमिटी। टू रिव्यू विजिल मैकेनिज्म, विजिल मैकेनिज्म को रिव्यू करना इज अ पर्पस ऑफ द ऑडिट कमिटी। 188 की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को रिव्यू करना इज अ पर्पस। 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन की ट्रांजैक्शन को रिव्यू करना इज अ पर्पस। तो ऑडिट कमेटी के ये सारे पर्पस हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है वो है टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमेटी का क्या पर्पस है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो मेन पर्पस क्या है। नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमेटी का मेन पर्पस क्या है सर? ये रिकमेंड करती है ये कमेटी राइट रेम्युनेशन टू द राइट पर्सन, कि किस व्यक्ति को कितना रेम्युनेशन मिलना चाहिए, दैट इज अ मेन पर्पस। वैसे तो पर्पस और भी होते हैं, बट दीज आर द मेन पर्पस। रिकमेंड राइट रेम्युनेशन टू द राइट पर्सन, किस बंदे को कितना रेम्युनेशन मिलना चाहिए, दैट इज द मेन पर्पस। और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का मेन पर्पस क्या है? इस कमेटी का मेन पर्पस क्या है? जस्ट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस, रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेक होल्डर। जितने भी प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेक होल्डर की जो भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करना इज अ मेन पर्पस, नथिंग एल्स। तो आई वुड से दैट इज समथिंग सिंपल। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सर ये पर्पस याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर हर कंपनी को नहीं, कुछ कंपनी को ये कमेटी बनानी पड़ती है। तो 3 तरीके की कमेटी हमारे पास हो गई, कौन कौन सी बेटा? ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। इज दैट ओके विद यू? और बेटा जो ये कमेटी है इनके पर्पस भी मैंने आपको बता दिए। क्या हर कंपनी को ये कमेटी बनानी पड़ेगी? नो सर, सिर्फ कुछ ही कंपनी है जिसको ये कमेटी बनानी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको ये कमेटी बनानी पड़ेगी? तो आओ बच्चों, तुम्हें बताएं किसको बनाना पड़ेगा। जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऐसी कंपनी जिसकी बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इन 4 कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। और इन्हीं 4 कंपनी को मैंने लिखा है सेम, इन्हीं 4 कंपनी को नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमेटी बनाना भी मैंडेटरी है। और सर एक ऐसी कंपनी जिसके 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, डिपॉजिट होल्डर हैं या अदर सिक्योरिटी होल्डर है। आई रिपीट, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, डिपॉजिट होल्डर हैं और अदर सिक्योरिटी होल्डर है, तो ऐसी कंपनी को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाना मैंडेटरी है। इज दैट ओके विद यू? अब इसके अंदर एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे और मेजोरिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में भी 3 डायरेक्टर होंगे कम से कम, ये मिनिमम है, ज़्यादा कितने भी रख सकते हो, और हाफ शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा यहाँ पे मेजोरिटी है, यहाँ पे हाफ है, दोनों में फर्क है। अगर ऑडिट कमेटी में 4 डायरेक्टर हैं तो मेजोरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट 3 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 4 डायरेक्टर हैं तो हाफ यानी 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, दोनों में फर्क है। और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में कितने डायरेक्टर होंगे, कितने इंडिपेंडेंट, इट विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 177, सेक्शन 178 नाउ। अब जो सेक्शन आ रहे हैं 179 और उसके बाद 180, दैट इज फॉर द एग्जाम, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो सर सेक्शन 179 क्या कहता है, देखो सर समझते हैं सेक्शन 179 के बारे में। देखिएगा, सबसे पहली बात सर, सेक्शन 179 के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 कहता है ऑल द डिसीजन ऑफ द कंपनी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑल डिसीजंस ऑफ द कंपनी, क्या बोला? ऑल द डिसीजन ऑफ द कंपनी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस। तो कंपनी के सारे डिसीजन कौन लेगा कंपनी के बिहाफ पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा याद रखना, कंपनी में डिसीजन 2 लोग लिखते हैं, एक तो बोर्ड और एक शेयर होल्डर। लॉमेकर कहता है कि जो शेयर होल्डर डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर बोर्ड इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले रहे हैं उसमें शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर कैन नॉट इंटरफेयर, shareholder cannot interfere in the decisions taken by the board, in the decision taken by the board। क्या बात समझ में आ गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेंगे उसमें शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन लॉमेकर कहता है उसकी 3 एक्सेप्शन है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मालाफाइड एक्ट कर रहे हैं तो शेयर होल्डर कैन टेक डिसीजन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनकॉम्पिटेंट है, मतलब सारे के सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं, तो शेयर होल्डर डिसीजन ले सकते हैं। और अगर डेडलॉक हो गया बोर्ड में, यानी डायरेक्टर्स की आपस में बनने दी है, बोलचाल बंद है, तो भी शेयर होल्डर डिसीजन ले सकते हैं। और दैट इज 179(2) एक बात तो लिखी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेंगे इट विल बी सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन मेड बाय द शेयर होल्डर। यानी शेयर होल्डर जनरल मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कि आपको किस किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट 179 सबसेक्शन 2। 179(3) दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 179 सबसेक्शन 3 ध्यान से सुनिएगा। 179 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? 179 सबसेक्शन 3 दैट इज, अब ये बोलता है कि एक सेकेंड, ये बोलता है कि कुछ मैटर ऐसे हैं, ये मैटर दिख रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैटर जब भी होंगे उसके लिए आरबीसी अलाउड नहीं है। ये मैटर जब भी होंगे उसके लिए आरबीसी अलाउड नहीं है। ये वाले मैटर जो मैं लिख रहा हूं ये पास होंगे ओनली इन बोर्ड मीटिंग। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है। कौन कौन से मैटर जरा देखो, कॉल के पैसे मंगाना, बायबैक करना, इशू ऑफ सिक्योरिटी, उधार लेना, बोरोइंग करना, कंपनी के फंड को इन्वेस्ट करना, ग्रांट, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी देना, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, मर्जर अमलगमेशन करना, टेक ओवर करना। उसके बाद रूल 8 के अंदर भी कुछ मैटर लिखे हुए हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना, अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ के मैनेजरियल पर्सनल केएमपी, और अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर। जब भी ये काम होंगे सर, ये वाले कामों के लिए जब भी बीआर पास होगा, इन कामों के लिए जब भी बीआर पास होगा, याद रखना वो बीआर हमेशा बोर्ड मीटिंग में पास होगा, वो बीआर कभी भी आरबीसी के थ्रू पास नहीं हो सकता। यानी 175 विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन इन दोज मैटर। ये बात 179(3) में लिखी हुई है। इज इट ओके? अच्छा एक चीज बताऊं, और इन सारे मैटर के लिए जब बीआर तो पास होगा, आप ध्यान से सुनना, मैंने जनरल मीटिंग की रिवीजन में भी बताया था, इन सारे मैटर के लिए बीआर तो पास होगा ही होगा, बट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन सर आप आरओसी को इन बोर्ड रेजुलेशन पास करने के लिए भी एमजीटी 14 फाइल करोगे। MGT 14 will be filed to the ROC within 30 days from the date of passing the board resolution even। यानी हम बोल सकते हैं MGT 14 सिर्फ और सिर्फ SR के लिए फाइल नहीं होता, कुछ बोर्ड रेजुलेशन है उसके लिए भी फाइल किया जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट 179 सबसेक्शन 3। नाउ नेक्स्ट सेक्शन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर, बड़े ही केस लो आ सकते हैं इसके ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज गिवन ओवर देयर। चलिए सर देखते हैं सेक्शन 180, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड। क्या हो रहा है ये? 180 लिख लीजिएगा सर, 180 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड, सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन की हेडिंग क्या है? सेक्शन की हेडिंग है रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड।
नोट कर लें इसको प्लीज। रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आराम आराम से सुनते रहिए। देखिए, बोर्ड शैल एक्सरसाइज फॉलोइंग पावर विद द स्पेशल रेजुलेशन ओनली। चार चीजें ऐसी हैं, कितनी कितनी बोली मैंने? चार बातें। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? चार बातें ऐसी हैं। कितनी बातें? चार बातें सर। दोबारा सुनिए, चार बातें ऐसी हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो चार काम करना चाहते हैं। कौन से चार काम बेटा? ए, बी, सी, डी, ये चार काम ऐसे हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये चार काम करना चाहते हैं, ये चार काम, इज दैट ओके? तो ये चार काम करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय पासिंग स्पेशल रेजुलेशन। बस इस बात को याद रख लो। अगर कोई भी कंपनी ये चार काम करना चाहती है, कौन कौन से चार काम? क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी। कोई भी कंपनी ये चार काम करना चाहती है, तो ये चार काम करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले स्पेशल रेजुलेशन पास कराना पड़ेगा, तब ये काम कर सकते हैं। पहला काम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियल द होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी अपनी अंडरटेकिंग बेच रही है, अगर कोई कंपनी अपनी अंडरटेकिंग बेच रही है, वैसे तो ये अंडरटेकिंग की डेफिनेशन समझाने में ही आधा घंटा लगता है। अगर कोई कंपनी अपनी अंडरटेकिंग बेच रही है, तो इन दैट वेरी केस वो कंपनी अपनी अंडरटेकिंग को बेचने से पहले स्पेशल रेजुलेशन पास करेगी। इफ अ कंपनी इज सेलिंग द अंडरटेकिंग, अच्छा सिर्फ अंडरटेकिंग सेल की बात हो रही है, लीज की बात हो रही है? लीज की भी बात हो रही है। सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, इज दैट ओके विद यू? सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। अब ये अदरवाइज का मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। हाँ जी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी और बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो सर मैं रिवीजन क्लास में इसको नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। देयर इज अ ह्यूज मीनिंग गिवन ओवर देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदरवाइज? ये अदरवाइज का भी बहुत जबरदस्त मीनिंग है, बट आई विल नॉट डिस्कस राइट हियर राइट नाउ। एनीवेज, तो अगर कोई भी कंपनी अपनी अंडरटेकिंग सेल कर रही है, लीज कर रही है या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर रही है, आर यू गेटिंग दैट? क्या मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ में मॉर्गेज आ सकता है? क्या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ में मॉर्गेज आ सकता है? ये आपको चलो क्वेश्चन दे दिया मैंने, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन? एनीबडी इन द क्लास? हाँ जी। और अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, इसका आंसर व्हाट्सएप कीजिएगा एट दिस नंबर 9891454112। हाँ जी, ये मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा इसका आंसर। लेट्स सी आप कितना जानते हैं इसके बारे में। सेल का मतलब पता है, लीज का मतलब पता है। मैंने पूछा क्या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ इसके अंदर क्या मॉर्गेज आ सकती है? आपको बताना है कि यस सर मॉर्गेज आ सकती है या फिर नो सर मॉर्गेज नहीं आ सकती। रिगार्डिंग दिस तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आप लोगों से ये। एनीवेज, तो सेल, लीज, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल, यानी अगर कोई कंपनी, अगर कोई पर्सन अपनी अंडरटेकिंग को सेल करता है, लीज करता है या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करता है, तो पहले स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव ड्यू टू द मर्जर एंड अमलगमेशन। ये पहले लिख लो, इसको समझेंगे। अगर कोई कंपनी बोरो करती है, कितना बोरो करती है? मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल, तो सर उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, डी। रेमिट और गिव टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर। ये फटाफट लिख लीजिए प्लीज, और इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई भी कंपनी ये चार काम करना चाहती है, कितने काम बेटा? चार। पहले इसको याद कर लो, वो चार काम क्या है। अगर कोई भी कंपनी चार काम करना चाहती है, पहले क्या? टू सेल, ऐसे बोलना है और ऐसे याद होना, टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियल होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। सेकेंड, invest otherwise in trust security, amount of compensation received due to the merger and amalgamation. 3, if company is borrowing more than paid up share capital fee reserve security premium, and if company is granting some time to the director for the repayment of loan or remitting that loan, तो that still company needs special resolution. चार मैटर, इन चार, मैंने अभी तक सिर्फ ये बोला, अगर कंपनी ये चार काम करना चाहती है तो उसके लिए एसआर पास करना अनिवार्य है, और मैंने कुछ नहीं बोला इसके अंदर आपको। नाउ पहला पॉइंट क्लोज ए समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। क्लोज है,
180 में 5 सब सेक्शन है और सेक्शन में टाइम लगता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का सेक्शन है भाई, 2-2.5 घंटे का सेक्शन है, गजब एकदम। देखो सर क्लोज है, सारे सब सेक्शन इसी चार्ट में कवर करा देंगे, 5 सब सेक्शन है। टू सेल, लीज, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटेंशियल द होल अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग की बात हो रही है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरटेकिंग। तो लोमेकर कहता है अंडरटेकिंग मीन्स अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मीन्स, अब देखो क्या गजब है, अंडरटेकिंग मीन्स अंडरटेकिंग। लोमेकर ने बताया नहीं व्हाट इज अंडरटेकिंग, हमने पूछा व्हाट इज अंडरटेकिंग, लोमेकर डिफाइन अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग है, बताओ भाई अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग है, वाह, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन हमने एक केस लो ढूंढा, उस केस लो से चीजें क्लियर हुई, और केस लो ने, केस का नाम है येलम्मा कॉटन, केस का नाम क्या है, येलम्मा कॉटन। और येलम्मा कॉटन ने बोला यहां पे अंडरटेकिंग का मतलब है एनी पीस ऑफ प्रॉपर्टी। तो सर अब डेफिनेशन ऐसे बनेगी, अंडरटेकिंग मींस अंडरटेकिंग, एंड अंडरटेकिंग मींस व्हाट, एनी पीस ऑफ प्रॉपर्टी। तो सर लोमेकर कहता है अंडरटेकिंग मतलब एनी पीस ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज, क्या हो गया ये, यस, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी मोर देन 20% ऑफ द नेटवर्थ। यानी अगर कंपनी ने किसी भी पीस ऑफ प्रॉपर्टी में अपनी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो अंडरटेकिंग मानी जाएगी। अगर एक कंपनी की नेटवर्थ 100 रुपए है, बेटा कंपनी की नेटवर्थ 100 रुपए है, और कंपनी ने 21 रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो अंडरटेकिंग है। 21 रुपए की फैक्ट्री खरीद ली वो अंडरटेकिंग है। 21 रुपए की कोई प्लांट मशीनरी खरीद ली वो भी अंडरटेकिंग है, क्योंकि अंडरटेकिंग मींस एनी पीस ऑफ प्रॉपर्टी in which company invests more than 20% of the net worth of the company, hope you understand। या फिर और लिखा हुआ है ना कि एंड, और वो पीस ऑफ प्रॉपर्टी जनरेट कर रही है 20% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। और सर यानी कंपनी ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी पीस ऑफ प्रॉपर्टी खरीदी है, या तो उसके अंदर अपनी नेटवर्थ का 20% से ज्यादा पैसा लगा रखा है, या फिर वो आपकी टोटल इनकम का 20% या उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए एक सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, इसलिए उसको अंडरटेकिंग नाम दिया जाएगा। होप इट इज क्लियर। तो कोई भी कंपनी अपनी अंडरटेकिंग सेल करती है, लीज करती है और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करती है, तो आपको वो काम करने से पहले क्या पास करना पड़ेगा, बोलो जरा, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। इज दैट ओके विद यू? और लिखिएगा सेक्शन 180 स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, और सेक्शन 180 एप्लीकेबल 2 केसेस में नहीं होगा, यानी सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज ए एप्लीकेबल नहीं होगा 2 केस में, एग्जेम्पशंस हैं। इफ एनी पर्सन बाय लीज ऑन गुड फेथ, अगर कोई भी व्यक्ति ये प्रूव कर दे हमने प्रॉपर्टी कंपनी से खरीदी थी या लीज पे ली थी गुड फेथ में, तो सर 180 सेक्शन 180 वो स्पेशल रेजुलेशन का रेलिवेंस नहीं रहेगा। और अगर कोई कंपनी सेल और लीज करती है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कोई कंपनी लीजिंग कंपनी है, कोई कंपनी लीजिंग कंपनी है, कोई कंपनी रियल एस्टेट, उनका तो काम ही है रोज के रोज फ्लैट बेचना। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई लीजिंग कंपनी, कोई रियल एस्टेट कंपनी, डीएलएफ वटएवर, अब ये कंपनी अगर फ्लैट बेचेगी फिर तो इनको रोज की रोज एसआर पास करना पड़ेगा, तो सर उनके लिए वो एसआर पास करने की कोई दरकार नहीं होगी। तो कोई भी कंपनी, क्या क्लोज ए इज ओके विद यू? तो क्लोज ए के साथ हमने सेक्शन 180 सबसेक्शन 3 भी कनेक्ट कर दिया। और लोमेकर कहता है ये कंपनी एक्स लिमिटेड है। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बट मैं उसको पूरा एग्जांपल नहीं दूंगा सर, सॉरी। एक्स लिमिटेड, इसका कुछ मर्जर अमलगमेशन हुआ था, और उस मर्जर, इसका पूरा एग्जांपल दिया होगा मैंने क्लास के अंदर, प्रॉपर चार्ट बनवाया होगा आप लोगों को, तो वही एग्जांपल आप लोग इसको कंसिडर करेंगे। कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हुआ, और उस मर्जर अमलगमेशन की वजह से, कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हुआ, एंड आई वुड से उस मर्जर अमलगमेशन की वजह से कंपनी को कुछ कंपनसेशन मिला। तो इन दैट वेरी केस अगर वो कंपनसेशन कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, वो पैसा कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, अब ध्यान से सुनना, अगर ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहती है, कहाँ पे बेटा, ट्रस्ट, वो मर्जर अमलगमेशन के थ्रू जो पैसा आया अगर वो ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहती है तो सर कोई एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं अदरवाइज इन्वेस्ट करना चाहती है ट्रस्ट सिक्योरिटी के अलावा कहीं, तो फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर क्लोज बी। उसके बाद आइए, हाँ जी, अगर कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर कोई कंपनी बोरो करती है कितना बोरो करती है, मोर देन व्हाट, इफ कंपनी इज मेकिंग बोरोइंग, लेकिन कितना बोरो करती है, मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल अगर कंपनी बोरो करती है मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ जी, इफ कंपनी इज बोरोइंग मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो अगर कंपनी ये बोरो कर रही है
किससे ज़्यादा बोरो कर रही है, अपनी पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से भी एक्सीड करके बोरोइंग कर रही है, तो इन दैट वेरी केस इतना ज़्यादा बोरिंग करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोरिंग में याद रखिएगा टेम्परेरी लोन्स नॉट कवर्ड। यहाँ पे बोरोइंग के अंदर याद रखिएगा टेम्परेरी लोन्स विल नॉट बी कवर्ड, टेम्परेरी लोन्स को यहाँ पे कवर नहीं किया जा रहा है। इज दैट ओके विद यू? अब टेम्परेरी लोन का मतलब क्या है, लिख लो। टेम्परेरी लोन्स आर दोज लोन्स विच इज रिपेबल विद इन 6 मंथ। ऐसे लोन जो 6 महीने के अंदर रिपेबल है या फिर रिपेबल ऑन डिमांड है, उनको बोला जाता है टेम्परेरी लोन। और इफ कंपनी इज बोरोइंग एंड मोर देन द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, देन स्टिल यू नीड टू पास व्हाट, एसआर। लेकिन सेक्शन 180 सबसेक्शन 2 बोलता है जब भी कंपनी एसआर पास करेगी फॉर द बोरिंग, तो एसआर के अंदर ये भी मेंशन कर देगी कि हम कितना अमाउंट बोरो करेंगे। यू हैव टू स्पेसिफाई बाय पासिंग एसआर। मान लो कंपनी अब एसआर पास कर रही है तो उसे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हम 50 करोड़ बोरो कर रहे हैं, 100 करोड़ बोरो कर रहे हैं, कितना बोरो कर रहे हैं। तो सेक्शन 180 सबसेक्शन 2 इज ऑल अबाउट दैट। फिर आएगा सेक्शन 180 सबसेक्शन 5। ये कुछ नहीं बोलता है, ये बोलता है कि इफ लेंडर प्रूव द, अगर लेंडर ये प्रूव कर दे, अगर ये लेंडर प्रूव कर दे दैट कि हमने कंपनी को लोन दिया था इन गुड फेथ, तो अगर कंपनी ने एसआर पास नहीं भी किया तो भी वो लोन वैलिड मान लिया जाएगा। एंड दैट इज समथिंग गिवन 180 सबसेक्शन 2। और उसके बाद दैट इज आई वुड से एक पॉइंट और बच गया, लास्ट क्लोज डी। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेमिट, ये क्या हो जाता है, रेमिट और गिव टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ डेट ड्यू। कुछ नहीं है, आसान है। देखो एक कंपनी एक्स लिमिटेड है बेटा, उसका एक डायरेक्टर है, एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसका एक डायरेक्टर है। कंपनी डायरेक्टर ने कंपनी के 10 लाख रुपए देने हैं, उधार है, डेट है। कंपनी कह रही है जाओ हम ये पैसा आपका माफ करते हैं। अच्छा, आपके पापा का पैसा है जो माफ करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं ये एक डायरेक्टर है राम, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं हमने डायरेक्टर ने कंपनी का 10 लाख रुपए देने हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं जाओ हम माफ़ करते हैं। मैं कहते आपके पापा का पैसा है माफ़ करते हैं, शेयर होल्डर का पैसा तू कैसे माफ़ करेगा बे? या फिर कंपनी कहते हैं चलो माफ़ नहीं कर सकते, हम आपको 40 साल देते हैं, 40 ईयर्स टू रीपे। तो लॉ मेकर कहता है अगर ये पैसा आपको माफ़ करना है डियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या ज़्यादा टाइम देना है तो कर सकते हो, बट आपको पहले शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगेन आई वुड से 4 काम सर, 4 काम अगर कंपनी करना चाहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करना चाहते हैं, तो आपको पहले किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? शेयर होल्डर की अप्रूवल भी कैसे लेनी पड़ेगी? बाय पासिंग ओनली व्हाट? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो होप इट इज ओके विद यू। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे देखिए, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी। देखिए कंपनी 3 तरीके के कंट्रीब्यूशन पे दे सकती है। कंपनी कितने तरीके के कंट्रीब्यूशन? 3 तरीके के कंट्रीब्यूशन दे सकती है। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 181, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 182, और डिफेंस कंट्रीब्यूशन दैट इज कंट्रीब्यूशन फॉर डिफेंस दैट इज 183। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी पैसा दे सकती। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन केजरीवाल की पार्टी को, बीजेपी को कंट्रीब्यूशन दे दिया। और डिफेंस प्राइम मिनिस्टर फंड्स हैं जिसके अंदर जो पैसा दिया जाता है वो डिफेंस के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो 3 फंड्स हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी कंपनी चैरिटी पर्पस के लिए दे रही है पैसा तो वो मैक्सिमम दे सकती है 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। एएनपी का मतलब क्या बेटा? एवरेज नेट प्रॉफिट्स। हाँ जी, तो अप टू 5% ऑफ व्हाट? अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लो, उसका 5% आप दे सकते हो, और 5% चैरिटी में दे सकते हो 1 ईयर, 1 साल के लिए। और अगर अप टू 5% दे रहे हो तो बीआर पास करना पड़ेगा, और 5% से ज़्यादा देना चाहते हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन सर, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन सर, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए कोई लिमिट नहीं है, बोर्ड रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। पहले लिमिट 5% हुआ करती थी, फिर 7.5% कर दी गई, और अब बढ़ाकर अनलिमिटेड कर दिया है। लेकिन बीआर पास करना पड़ेगा, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक तो गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती, और ऐसी कंपनी जिसको बने हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए, पहले अपना तो उद्धार कर लो, कंट्रीब्यूशन बाद में देना। एंड दैट इज डिफेंस, दैट इज समथिंग द बेस्ट पर्पस। तो इसके लिए लॉ मेकर बोलता है कोई लिमिट नहीं है और आपको सिर्फ बीआर पास करना पड़ेगा। तो दीज आर द वेरियस कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी आई वुड से। और ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन अगर आप दोगे तो डेफिनेटली अच्छा एक चीज़ और है, क्या ये सारे कंट्रीब्यूशन
ईयरली हैं, यस सर, यस सर, ये सारे कंट्रीब्यूशन ईयरली हैं। मतलब आप इतना कंट्रीब्यूशन एक साल में दे सकते हो। एक सवाल और, क्या ये तीनों कंट्रीब्यूशन एक साल में इकट्ठा दे सकते हैं? मतलब एक साल में ऐसा कर सकते हैं, चैरिटी भी दे दो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी दे दो, डिफेंस भी दे दो, क्या तीनों इकट्ठे भी एक साल में दे सकते हैं? दे सकते हैं। एक चीज़ और, क्या 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 ऐसा भी कर सकते हैं 181 चैरिटी भी दे दो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी दे दो, डिफेंस भी दे दो, उसके साथ CSR भी कर दो 135 में? यस, ये भी अलाउड है। तो आई वुड से दैट इज ऑल अबाउट द प्रोविजन, आई वुड से। एंड तो ये जल्दी से मैंने आपको एक रिवाइज करवा दिया द एंटायर चैप्टर ऑफ द बोर्ड मीटिंग। और जो अगला चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा डायरेक्टर के अंदर, दैट वुड बी द वर्चुअल मीटिंग। तो वर्चुअल मीटिंग के ऊपर बात करेंगे इन द नेक्स्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम एक टॉपिक करेंगे दैट इज इन द कंपनी लॉ, द नेम ऑफ द टॉपिक इज द वर्चुअल मीटिंग्स। वर्चुअल मीटिंग क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ। और वर्चुअल मीटिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और वर्चुअल मीटिंग के लिए आप समझते हैं क्या है। यू नो दैट बोर्ड मीटिंग जो होती है दैट इज़ फिजिकली होती है। यू नो दैट फिजिकली सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। अब अगर अब ऐसा कर दिया जाए कि सारे डायरेक्टर को एक ऑप्शन दे दिया जाए कि आप बोर्ड मीटिंग को ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हो। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, AV फैसिलिटी बोलेंगे आज के बाद इसे, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, तो उसी को वर्चुअल मीटिंग बोला जाएगा। यू नो दैट जैसे जूम के ऊपर और गूगल मीट के ऊपर आजकल बच्चे पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली 2 वे कम्युनिकेशन होता है, बच्चा टीचर से पूछ सकता है, टीचर बच्चे को बता सकता है। उसी तरीके से बोर्ड मीटिंग में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं कि डायरेक्टर अपने घर पर बैठे हुए हैं और अपने घर पर बैठे बैठे AV फैसिलिटी के थ्रू बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसी को वर्चुअल मीटिंग बोला जाता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिएगा ये बोर्ड रूम है, दैट इज़ अ बोर्ड रूम। होता कैसे है मैं आपको समझा देता हूं, दैट इज़ अ बोर्ड रूम। और बोर्ड रूम के अंदर मान लीजिए ये 2 डायरेक्टर्स ये बैठे हुए हैं, ये पूरा टेबल लगा हुआ है, ये 2 डायरेक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट। और यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग में क्या होगा, दैट इज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक स्क्रीन लगी होगी, और यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगी। और एक डायरेक्टर अपने घर पे मान लो दिल्ली में यहाँ बैठा हुआ है, एक डायरेक्टर गुजरात में यहाँ बैठा हुआ है, टेक एन एग्जाम्पल। और ये जो डायरेक्टर्स हैं ये दिल्ली गुजरात में बैठे, तो ये लोग इस बोर्ड रूम के थ्रू, इस बोर्ड रूम में इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू कनेक्ट होंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट होंगे, और इनके सामने भी एक स्क्रीन लगी होगी, और ये जो डायरेक्टर भाई साहब है इनके सामने भी स्क्रीन लगी होगी। तो बोर्ड मीटिंग में जो हो रहा है वो इन लोगों को दिख रहा होगा, और ये लोग यहाँ पे बैठे हैं तो ये बोर्ड मेंबर्स को भी दिख रहा होगा। इसी को क्या बोला जाता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, AV फैसिलिटी, और इसी को वर्चुअल मीटिंग बोला जाता है। और बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सबने अब जूम मीटिंग को तो एक्सपीरियंस कर लिया होगा। तो जैसे जूम मीटिंग के ऊपर कैन वी से एक होती है फेस टू फेस क्लास के ऊपर यू नो दैट हम फिजिकली आमने सामने प्रेजेंट है टीचर और स्टूडेंट। लेकिन कैन वी से एक होती है जूम मीटिंग के ऊपर क्लास, दैट इज अ वर्चुअल क्लास। तो आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, आप अपने घर पे हैं, बट वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू टीचर और स्टूडेंट एक स्क्रीन के ऊपर एक दूसरे को देख पा रहे हैं, उसको हम वर्चुअल क्लास बोलेंगे। तो जैसे वर्चुअल क्लास होगी, आई वुड से बच्चों जैसे वर्चुअल क्लास है वैसे आप बोल सकते हो वर्चुअल बोर्ड मीटिंग्स भी होती हैं। आर यू गेटिंग दैट? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराने हैं, एक एक करके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग्स करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है बिना देखे ही बता सकते हैं। सबसे पहले एक मीटिंग रूम चाहिए, अभी आपको बताया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो आजकल तो वर्चुअल मीटिंग कराने के लिए अलग अलग कंपनीज़ ने अलग अलग सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिए हैं। सिस्टम कंप्यूटर की ज़रूरत है, दैट इज़ डेफिनेटली माइक की ज़रूरत है, प्रोजेक्टर्स की ज़रूरत है जिसकी जहाँ पर यू नो दैट प्रेजेंटेशन वगैरह दी जा सके, स्कैनर की ज़रूरत है, इंटरनेट डेफिनेटली, एंड आई एम टेलिंग यू हाई स्पीड इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड, हाई स्पीड internet and any other arrangement that is required. So I would say that is something simple, or these are the various requirement for a virtual meeting. क्वेश्चन आ सकता है सर, सिंपल है, और मुझे लगता है फ्री के मार्क्स है अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आई वुड से दैट इज फ्री के मार्क्स सर, कुछ भी नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दैट इज प्रोसीजर फॉर कन्वीनिंग द वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग को करवाने का दैट इज प्रोसीजर क्या है, ये क्वेश्चन आएगा तो मे बी 6 से 7 नंबर का पेपर में आ सकता है, कुड बी 6 to 7 मार्क्स इन द पेपर, राइट। और एक रूल है बेटा, रूल 3 ऑफ MBP रूल, याद कर लो, रूल 3 ऑफ MBP रूल, उसके अंदर प्रोसीजर दे रखा है कि वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होती कैसे। अब देखो वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, मे बी
सम डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बैठे होंगे और कुछ डायरेक्टर अपने घर पे बैठकर वर्चुअली सॉफ्टवेयर के थ्रू अटेंड कर रहे होंगे। तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, फटाफट लिखना स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले एंश्योर कंपनी में एक प्रॉपर अरेंजमेंट। सर सबसे पहला पॉइंट तो यही है, दैट इज जो आपको एंश्योर करना है कि कंपनी ने बोर्ड मीटिंग के वर्चुअल मीटिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स तैयार कर लिए हों। प्रॉपर अरेंजमेंट बोले तो कैन वी से दैट प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपने अरेंज कर लिए हों, प्रॉपर सिस्टम आपने अरेंज कर लिए हों, तो दैट इज सो दैट वाईफाई इंटरनेट आपने अरेंज कर लिया हो हाई स्पीड, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, फिर आप क्या करोगे, सारे के सारे डायरेक्टर्स को क्या करोगे बेटा, सारे के सारे जितने भी डायरेक्टर हैं सबको नोटिस भेज दोगे। तो सेकंड स्टेप सिंपल, ये लिखना है आपको साथ साथ, नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी सेंड। तो आप सबको क्या करोगे, नोटिस मीटिंग का नोटिस आप सेंड कर दोगे। तो दैट इज सो सिंपल। तीसरा, नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स रिगार्डिंग ऑप्शन अवेलेबल टू देम फॉर द वर्चुअल मीटिंग। और जो आप नोटिस भेजोगे उस नोटिस में आप डायरेक्टर्स को मेंशन कर दोगे कि आपके पास ऑप्शन है, किस चीज़ का ऑप्शन है, कि आप मीटिंग या तो फिजिकली अटेंड करें या फिर आप वर्चुअल मीटिंग के थ्रू वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो दोनों, कैन वी से दैट इज, याद रखिएगा वर्चुअल मीटिंग होगी या नहीं होगी इसका ऑप्शन कंपनी डायरेक्टर को देगी। क्या डायरेक्टर फोर्स कर सकता है कंपनी को दैट आई विल अटेंड मीटिंग वर्चुअली? आंसर इज नो। इफ कंपनी डजंट हैव बजट फॉर होल्डिंग द वर्चुअल मीटिंग, तो डेफिनेटली, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज समथिंग नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर कि ऑप्शन आपके पास वर्चुअल मीटिंग का अटेंड करने का है भी या नहीं। डायरेक्टर विश टू अटेंड थ्रू एवी फैसिलिटी कम्युनिकेट टू द चेयरमैन इन एडवांस। और सर जो भी डायरेक्टर वर्चुअल मीटिंग को अटेंड करना चाहता है, इफ एनी डायरेक्टर वांट टू अटेंड मीटिंग वर्चुअली मीटिंग को अटेंड करना चाहता है, तो उसे एडवांस में चेयरपर्सन को बताना पड़ेगा। कोई बताएगा एडवांस में क्यों बताना पड़ेगा? ताकि चेयरमैन को पता चल सके ये डायरेक्टर वर्चुअली मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए उनके घर पर सॉफ्टवेयर वगैरह अरेंज करवाए जा सकें। दैट इज सो सिंपल। तो स्टेप नंबर 4 इज ओके विद यू। स्टेप नंबर 5, इन एब्सेंस ऑफ एनी दैट इज कम्युनिकेशन, और अगर डायरेक्टर ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दी, किस चीज़ की कम्युनिकेशन, कि भाई हम मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं फिजिकली या वर्चुअली, वट एवर, फिजिकली या वर्चुअली, अगर डायरेक्टर चुप रहता है तो ये मान लिया जाएगा, इट विल बी प्रज्यूम डायरेक्टर विल अटेंड मीटिंग फिजिकली। तो सर डायरेक्टर के पास जब नोटिस आएगा और नोटिस में लिखा हो कि बताओ आप कौन सा ऑप्शन अवेल करना चाहते हो, तो मीटिंग के पहले आपको इन एडवांस बताना पड़ेगा, और मीटिंग में मेंशन होगा कि आपको चेयरमैन पर्सन को कितने दिन पहले बताना है कि आप फिजिकली अटेंड करोगे या वर्चुअली, सो दैट चेयरपर्सन कैन अरेंज द सॉफ्टवेयर एंड अदर अरेंजमेंट्स। और अगर आप चुप रहे, यू रिमेन साइलेंट, तो मान लिया जाएगा आप फिजिकली ही मीटिंग को अटेंड करेंगे। दैट्स इट, सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं सर, आगे आगे आगे। एट द कमेंसमेंट, अब मीटिंग कमेंस हो गई, एट द कमेंसमेंट a roll call shall be taken by the chairperson where every participating director through audio video conferencing shall state the following for the record। कुछ भी नहीं है, इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। अब क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग, जैसे मीटिंग स्टार्ट होगी तो कुछ लोग तो फिजिकली बोर्ड मीटिंग में बैठे होंगे और कुछ लोग अपने घर पे बैठे होंगे, तो चेयरपर्सन बोलेगा, माइक के थ्रू बोलेगा, ताकि जो डायरेक्टर एवी फैसिलिटी के थ्रू अपने घर से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनको सुनाई दे। और क्या बोलेगा, डियर डायरेक्टर, जो डायरेक्ट, अब चेयरपर्सन रोल कॉल मतलब वो बोलेगा और सारे के सारे बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स को सुनाई देगा। और चेयरपर्सन क्या बोलेगा, जो डायरेक्टर एवी फैसिलिटी के थ्रू बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं प्लीज अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे कि कौन कौन अटेंड कर रहे हैं। तो जितने भी डायरेक्टर वहां पे मौजूद होंगे, ध्यान से सुनिएगा, एवी फैसिलिटी के थ्रू जो अटेंड कर रहे होंगे वो बोलेंगे, स्टेट करें, स्टेट मतलब बोलेंगे कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन सी लोकेशन से अटेंड कर रहा हूँ, और दैट एबल टू लिसन और सी, क्या वो बोर्ड मीटिंग के मेंबर को देख पा रहा है, सुन पा रहा है या नहीं, और उसके पास उस बोर्ड मीटिंग का प्रॉपर एजेंडा है या नहीं है। तो मीटिंग स्टार्ट होते ही चेयरमैन सारे डायरेक्टर से क्या बोलेगा कि जो एवी फैसिलिटी के थ्रू डायरेक्टर अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, वो अपने बारे में डिटेल दो, और वो सारे डायरेक्टर अपनी डिटेल बोलेंगे, ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कौन कौन डायरेक्टर कहाँ कहाँ से एवी फैसिलिटी के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आफ्टर द रोल कॉल चेयरमैन और सीए शैल कंफर्म द quorum इज प्रेजेंट। और रोल कॉल होने के बाद, और आपको मैंने एक चीज बताई थी, दोस्त डायरेक्टर जो एवी फैसिलिटी के थ्रू अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, दे शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस, दे शैल बी काउंटेड फॉर द कोरम, वो कोरम के लिए काउंट किए जाएंगे। तो दोस्त डायरेक्टर हु अटेंड द बोर्ड मीटिंग थ्रू द एवी फैसिलिटी, वो डायरेक्टर जो एवी फैसिलिटी के थ्रू बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दोस्त डायरेक्टर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग थ्रू एवी फैसिलिटी, दे शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। तो इन दैट वेरी के जब रोल कॉल हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं और कितने एवी फैसिलिटी के थ्रू बैठे हैं। तो फिर चेयरमैन क्या बोलेगा, देखते हैं। तो चेयरमैन भाई साहब क्या बोलेंगे, चेयरमैन भाई साहब बोलेंगे दैट आफ्टर द रोल कॉल, क्या लिखा है, चेयरमैन या सीएस इन्फॉर्म करेगा दैट कोरम इज प्रेजेंट और नॉट, कि कोरम प्रेजेंट है या नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद एवरी पार्टिसिपेंट शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर द रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम। हाँ जी, जितने भी डायरेक्टर बैठे हुए हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर,
वट एवर द डायरेक्टर सिटिंग ओवर दिया, देखो क्या लिखा है, एवरी पार्टिसिपेंट शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी मैटर। मुझे बताओ बोर्ड मीटिंग होती किस लिए, डिस्कशन के लिए। अब देखो अगर सारे के सारे डायरेक्टर बेटा फिजिकली बैठे होते हैं, सारे के सारे डायरेक्टर फिजिकली बैठे होते हैं तो सबको पता होता है इसका नाम क्या है एंड ऑल, सबको पता होता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कुछ डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, कुछ डायरेक्टर एवी फैसिलिटी के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो लोगों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा ना पता हो, तो इन दैट वेरी केस कोई भी डायरेक्टर अगर किसी भी मैटर के ऊपर कभी भी डिस्कशन करने के लिए बोलेगा तो वो पहले बताएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कंपनी का कौन सा डायरेक्टर हूँ, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, वटएवर। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो क्या लिखा हुआ है, एवरी पार्टिसिपेंट शेल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी मैटर। किसी भी मैटर पे बोलने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी, किसको, हर डायरेक्टर को, ताकि दूसरे डायरेक्टर को ये पता चल सके कि कौन सा डायरेक्टर किस इस मैटर के ऊपर क्या बोल रहा है। तो दैट इज सो सिंपल, नथिंग एल्स। लिखिए नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जब डिस्कशन हो जाएगा ऑन ईच आइटम, द चेयरपर्सन शैल अनाउंस द समरी ऑफ द डिसीजन along with the name of the director dissented। हाँ जी, अब जब सब रेजुलेशन पास हो जाएगा तो एक चीज लिख लीजिएगा, आफ्टर रेजुलेशन इज पास्ड, आफ्टर रेजुलेशन इज पास, आफ्टर क्या बोला मैंने, रेजुलेशन इज पास, जब बेटा रेजुलेशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, आफ्टर रेजुलेशन इज पास, तो क्या होगा, दैट चेयरपर्सन सबको बोल के बताएगा क्या डिसीजन लिया गया है, डिसीजन में क्या डिसाइड हुआ है और कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जो डिसेंटेड थे, ताकि जो डायरेक्टर एवी फैसिलिटी के थ्रू बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनको पता चल सके कि डिस्कशन में क्या हुआ, डिसीजन क्या लिया गया और किस कौन कौन डायरेक्टर डिसेंटेड था। उसके बाद दैट इज समथिंग पॉइंट 10 और पॉइंट 11, ये बच्चों एसएस के पॉइंट है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 के पॉइंट है, एसएस के पॉइंट है। और इसके अंदर इफ़ यू रिमेंबर दैट, ये मैंने बताया हुआ है आपको, एक बार पॉइंट 10 और 11 पढ़ लीजिए, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में बताया था, ड्राफ्ट मिनट्स शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग एंड ऑल डायरेक्टर गिव देयर कमेंट्स विद इन 7 days। देखो ये मैंने बताया हुआ है आपको, मैं एक बार थोड़ा छोटा सा चार्ट इसके ऊपर और बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको, देखिए कुछ भी नहीं आसान है, ये बोर्ड मीटिंग हुई, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड अगर आप लोगों ने किए हुए हैं तो मैंने वहाँ पे बताया था। तो लॉ मेकर कहता है, ध्यान से सुनिएगा, लॉ मेकर क्या कहता है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग ये कंक्लूड हो गई, जिस दिन बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हुई, जिस दिन बोर्ड मीटिंग खत्म हुई, तो कोई बता सकता है जब बोर्ड मीटिंग खत्म होगी तो उसके कितने दिन में आपको मिनट्स प्रिपेयर करने हैं, तो उसके 30 days के अंदर अंदर मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, फाइनल मिनट्स बन जाने चाहिए, फाइनल मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो जब बोर्ड मीटिंग क्या हुई, कंक्लूड हुई, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइनल मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ये बात सबको पता है। लेकिन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में 2 बातें ऐड कर दी, नो डाउट जब बोर्ड मीटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर, दैट इज 30 days, उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइनल मिनट्स बन जाने चाहिए। बट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ने एक चीज़ ऐड कर दी, ये लास्ट के 2 पॉइंट डील्स विद द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। क्या पॉइंट ऐड किया कि बोर्ड मीटिंग जैसे मिनट्स बनेंगे 30 दिन में ही, लेकिन जैसे बोर्ड मीटिंग कंक्लूड होगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर ड्राफ्ट मिनट्स बनाओ और ड्राफ्ट मिनट्स बनाकर सर्कुलेट कर दो, सेंड कर दो, किसको, टू ऑल द डायरेक्टर, किसको सर्कुलेट कर दो बेटा, किसको सर्कुलेट कर दो, टू ऑल द डायरेक्टर। तो 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 days, विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 15 days आप क्या करो, ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट कर दो टू ऑल द डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर को ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट कर दो, यही लिखा हुआ है ड्राफ्ट। चाहे इसका मतलब ये है कि मिनट्स 15 दिन में बनाने हैं, नो सर, मिनट्स अभी भी 30 दिन में बनाने हैं, लेकिन ड्राफ्ट मिनट्स डायरेक्टर को सर्कुलेट कर दो विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग। और एक चीज और है, ये ड्राफ्ट मिनट्स सर्कुलेट क्यों करने हैं, लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, ऑल डायरेक्टर गिव देयर कमेंट्स विद इन 7 days। तो सर अगले 7 दिनों के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को अपने कमेंट्स देने हैं, सारे डायरेक्टर अपने कमेंट देंगे, अगर किसी डायरेक्टर को कोई इशू है उन ड्राफ्ट मिनट्स में तो वो अपने कमेंट दे सकते हैं। तो दैट इज समथिंग सिंपल। 15 और 7 कितने हो गए, 22 दिन, बाकी कितने बचे, 8 days। तो इन 8 days में आपको फाइनल मिनट्स को फाइनलाइज करना है, मिनट्स को फाइनलाइज करना है। तो दैट इज अ एंटायर सिचुएशन, और ये सारा का सारा प्रोविजन SS1 में लिखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे गौर से, लास्ट के 2 पॉइंट यही बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। इज दैट ओके विद यू? तो सर दैट वाज ऑल अबाउट द वर्चुअल बोर्ड मीटिंग। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के ऊपर ये कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब एक क्वेश्चन और है, व्हाट अबाउट वर्चुअल AGM और EGM? वर्चुअल AGM और EGM, हाँ जी, वर्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या हो सकती है, याद रखिएगा, AV फैसिलिटी, वर्चुअल AGM और EGM AV फैसिलिटी के थ्रू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई साहब, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो तो 5, 8, 10, 15 मैक्सिमम इतने होते हैं। आप मुझे बताओ,
नॉर्मली डायरेक्टर्स कम होते हैं। अब एक कंपनी है रिलायंस, सोच के देखिए, और उस रिलायंस के अंदर मान लो 25 लाख शेयर होल्डर हैं। अब अगर रिलायंस 25 लाख शेयर होल्डर को एवी फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दे, कैन यू इमेजिन कितना खर्चा होगा? तो सर याद रखिएगा, ये समझने वाली चीज़ है। कई लोग बोल देते हैं एजीएम और ईजीएम भी वर्चुअल मीटिंग हो सकती है। सर दैट्स नॉट पॉसिबल। एवी फैसिलिटी के थ्रू, एवी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग में दी जाती है। एवी फैसिलिटी एजीएम ईजीएम में नहीं दी जा सकती मेरे भाई। क्यों नहीं दी जा सकती? एक एक कंपनी में 25-25 लाख, लिस्टेड कंपनी में 25 लाख शेयर होल्डर है। सिर्फ 25 लाख शेयर होल्डर के घरों पे इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर क्रिएशन करना आज की डेट में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फ्यूचर में हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सर आज की डेट में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कोई आसान बात नहीं है सर, समझो इस बात को। रिगार्डिंग दिस, और इसलिए लेकिन वर्चुअल एवी फैसिलिटी के थ्रू सर ये नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल है, क्या एजीएम और ईजीएम में ई वोटिंग हो सकती है? आंसर इज यस। सेक्शन 108 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो सेक्शन 108 ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट तो है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्चुअल मीटिंग। तो एजीएम और ईजीएम में याद रखिएगा, वर्चुअल मीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ई वोटिंग का ही है और कुछ भी नहीं है। क्या एजीएम और ईजीएम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है? सर नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन और इसके अंदर बनते हैं। पहला, बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग के क्या क्या फायदे हैं, और दूसरा क्वेश्चन एक इसमें बनता है, दैट इज वर्चुअल मीटिंग को हैंडल करने में और होल्ड कराने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। तो आसान है, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट, और कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से समझते हैं। पहला, बेनिफिट्स क्या है वर्चुअल मीटिंग के? इंक्रीज पार्टिसिपेशन। अगर घर बैठे बैठे वो मीटिंग हो रही है वर्चुअल मीटिंग, तो पार्टिसिपेशन बढ़ता है। सेव टाइम, कंपनी का भी टाइम सेव होता है और डायरेक्टर्स का भी टाइम सेव होता है। आई वुड से दैट इज सिंपल। ग्रेट एक्सेस, यू नो दैट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब मैं गुजरात में हूँ और दिल्ली में बोर्ड मीटिंग है, तो मेरे लिए दिल्ली एक्सेस करना मुश्किल है, बट वर्चुअल मीटिंग के थ्रू मैं मीटिंग एक्सेस कर सकता हूँ। और क्या एनेबल टू अटेंड मोर देन वन मीटिंग इन अ डे, एक डे में क्या मैं वर्चुअल मीटिंग के थ्रू एक दिन में क्या 5-5 मीटिंग भी अटेंड कर सकता हूँ? आंसर इज यस, दैट इज मोर कन्वीनियंट। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मीटिंग, और सर फिजिकल मीटिंग को हैंडल होल्ड करने से खर्चा कम आता है वर्चुअल मीटिंग के अंदर। और आज तो टेक्नोलॉजी महंगी है, इसलिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी तो कैन वी से यू कैन होल्ड वर्चुअल मीटिंग फॉर नो कॉस्ट, यू कैन होल्ड वर्चुअल मीटिंग फॉर नो कॉस्ट। आर यू गेटिंग दैट? आज मैं आपको बताऊं दैट एक ज़माना था, इंटरनेट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 20 रुपये पर आवर हम कैफ़े में जाके सर्च करते थे, और आज की डेट में नेट कितना सस्ता हो गया है। तो वी आर एक्सेसिंग एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री जैसे ही हो गया नेट आज की डेट में। डिफिकल्टीज इन होल्डिंग वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग को होल्ड करने में सिक्योरिंग डेटा, सॉरी सिक्योरिटी ऑफ डेटा। सर अगर ऑनलाइन डेटा जा रहा है और वर्चुअल मीटिंग हो रही है तो डेटा की सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट है, तो दैट इज समथिंग द फर्स्ट डिफिकल्टी। इंटरनेट स्पीड नहीं है हमारे देश में। मैं आपको बता दूं, नो डाउट हमारे देश में 4G आ गया है और प्लानिंग टू लॉन्च 5G, और बट आई एम टेलिंग यू 4G 3G की तरह चलता है। और कई कई वो 4G कहने को 4G है, वो गोल चक्कर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और कभी कभी बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है, कभी अच्छी स्पीड भी आती है। तो सर इंटरनेट इज़ बिग डिफिकल्टी राइट नाउ। यस, नाउ द नॉट फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी, एंड वी इंडियंस आर एक्चुअली नॉट फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी, नो डाउट सर, इसमें कोई इशू ही नहीं है। द पीपल आर नॉट एक्चुअली फेमिलियर। हमारी एक ऐप है अकेडमी 99, मैं बोलता हूँ ऐप के ऊपर हमने, मैं आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ ऐप बनाई, ऐप के ऊपर हमने अमेंडमेंट क्लास डाल दी। मैं बोलता हूँ कि ऐप पर जाओ और वहाँ से आप वो क्लास अमेंडमेंट क्लास देख लो। यू नो दैट दुनिया भर के बच्चों के पता है सिर्फ मैसेज क्या आते हैं, सर कहाँ मिलेगा, सर अमेंडमेंट क्लास का लिंक क्या मिलेगा। अबे दिमाग से पैदल हो गया तुम लोग, अमेंडमेंट क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा? अबे ऐप दे रखी है, ऐप में थोड़ा दिमाग लगाओ यार। फाइनल के बच्चे हो, एग्जीक्यूटिव के बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, ये क्या क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग यार कि लिंक कहाँ मिलेगा? ऐप जाओ तो द पीपल आर नॉट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, दे आर नॉट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। अरे ऐप में जाओ, सर्च करो, मिल जाएगा। अब मुझे बताओ हजारों बच्चों को मैं कैसे लिंक शेयर कर सकता हूँ? हाउ इट इज़ पॉसिबल? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप देखो वहाँ पे स्टोर में जाओ, स्टोर में जाके अमेंडमेंट अब बताओ, मैं कह रहा हूँ अमेंडमेंट क्लास है तो डेफिनेटली जो वो क्लास डाली होगी अमेंडमेंट के नाम से डाली होगी। स्टोर में जाओ, अमेंडमेंट सर्च करो, आपको अमेंडमेंट सारी दिखेंगी। ये कोशिश तो किया करो, बट कोशिश करते ही नहीं हम लोग, बिकॉज वी आर नॉट फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी, तो दैट्स अ बिग इशू। और पॉइंट 4, टेक्निकल फॉल्ट। एंड डेफिनेटली जब आप वर्चुअल मीटिंग होल्ड करोगे तो डेफिनेटली टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, जैसे इंटरनेट सही आ रहा था और मीटिंग के बीच में इंटरनेट उड़ गया, सिस्टम में वायरस आ गया, तो टेक्निकल फॉल्ट तो हो ही सकते हैं। ऑथेंटिकेशन फॉर द अटेंडेंस, नाउ दिस इज अ बिग इशू, ऑथेंटिकेशन फॉर द अटेंडेंस। अब ध्यान से सुनना, वर्चुअल मीटिंग में कोई बंदा बैठा है एंड दैट इज वर्चुअल मीटिंग हो रही है, और या फिर आप मान लो ई वोटिंग हो रही है। अब ई वोटिंग के अंदर तो वर्चुअल मीटिंग में तो चलो फेस भी दिख रहा है, ईजीएम के अंदर ई वोटिंग हो रही है। बताओ जरा ई वोटिंग में कौन पीछे से वोट कर रहा है? नोबडी नोस।
तो डेफिनेटली वो कौन अटेंड कर रहा है मीटिंग, तो डेफिनेटली वहाँ पे जानना पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो दी आई वुड से दैट इज सम डिफिकल्टीज इन होल्डिंग द वर्चुअल मीटिंग्स. तो दैट इज बेनिफिट्स ऑफ द वर्चुअल मीटिंग्स और द डिफिकल्टीज इन होल्डिंग द वर्चुअल मीटिंग. इज दैट ओके? तो छोटा सा चैप्टर था आपके लिए करवा दिया, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं इसके अंदर. तो आई वुड से दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द वर्चुअल मीटिंग. करके जाइएगा, जितने क्वेश्चन कराएं आसान है सर, आसान चीज़ों को लाइटली नहीं लेते, इसको करके जरूर जाइएगा. 5-7 नंबर का क्वेश्चन, तो आई एम टेलिंग यू फ्री के मार्क्स है, कुछ भी नहीं है. ठीक है सर, चलिए सर आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.